नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कर्नाटक में 2028 के विधानसभा चुनाव और फिर 2029 के आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चला है और यहां नए सिरे से जिम्मेदारियां तय की गई हैं। 2023 में बड़ी जीत के बाद, जी हां, 2023 और महीना जो था वो यही मई का महीना था और इसी 20 मई को कर्नाटक की सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं, इसी 20 मई को, और आज 28 मई है। तो 2023 में बड़ी जीत के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बने सिद्धारमैया ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा की घोषणा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है और तय है कि कल उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष यानी प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार का नाम नए सीएम के तौर पर घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट में भी बड़ा फेरबदल होगा, यह भी तय है। आप जानते हैं कि इस समय कांग्रेस दक्षिण भारत में काफी मजबूत हालत में है। हाल ही में उसने 10 साल बाद केरल में सत्ता में वापसी की है और वहीं तमिलनाडु में भी करीब 6 दशक बाद, 59 साल बाद वो सत्ता में शामिल हुई है। सत्ता नहीं बल्कि कहें तो मिनिस्ट्री मिली है। कांग्रेस इंटरनल वहां की सत्ता में शामिल हुई है केरल में, माफी चाहूंगा, तमिलनाडु में। कर्नाटक और तेलंगाना पहले से ही उसके पास हैं और जिस तेजी से कांग्रेस अपना आधार दक्षिण भारत में बढ़ा रही है उसमें आंध्र प्रदेश भी फिर से उसके खाते में आ सकता है। ये सारे समीकरण 2029 के चुनाव में सत्ता बदलाव के लिए निर्णायक साबित होंगे। आप जानते हैं कि 131 सीटें इन राज्यों में हैं, जिसमें लक्षद्वीप और पुदुचेरी की भी एक सीटों को अगर आप जोड़ लीजिए तो 131 सीटें हैं और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने में ये सीटें। आपको बता दूं कि आज सुबह जब पहले अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ सिद्धारमैया ने नाश्ते पर बैठक की और उसमें डीके शिव कुमार सिद्धारमैया को गले लगाते हुए और उनके पैर छूते हुए भावुक हो गए। अभी तस्वीर आप देख रहे थे, पैर छूते हुए और गले लगाते हुए, अभी हम दिखा भी रहे थे, हो गए। तभी ये देखिए, तभी और इसके बाद उन्होंने पैर भी छुआ है, वो तस्वीर भी अगर फोटो दिखा देंगे तो ये तभी यह तय हो गया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में बड़े सहज तरीके और सद्भावनापूर्ण माहौल में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा रहा है। दरअसल मंगलवार को दोनों नेताओं ने दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बैठक की थी। तभी से सुगबुगाहट थी कि कर्नाटक में कांग्रेस कोई बड़ा बदलाव करने जा रही है। कांग्रेस विरोधी मीडिया की बाछें इस तरह खिल गई थी कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, सरकार गिर जाएगी, क्योंकि उन्हें किसी न किसी तरह कांग्रेस के खिलाफ कोई विवाद तलाशना होता है। गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं मैं। उनकी दुकानदारी कांग्रेस को मुश्किल में दिखाने से ही चलती है, उनकी टीआरपी इसी से चलती है। इसलिए 2023 से ही डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच दुश्मनी दिखाने वाली कई बेबुनियाद खबरें चलाई जाती रही हैं, आप देखते रहे हैं। यह सच है कि कुर्सी के कारण राजनीतिक दलों में बड़े नेताओं के बीच खींचतान चलती है, लेकिन इस प्रवृत्ति की शिकार अकेली कांग्रेस नहीं है। असल में कांग्रेस मुश्किल में इसलिए पड़ जाती है क्योंकि यहां आंतरिक लोकतंत्र है, इंटरनल जो डेमोक्रेसी है, नाराज नेताओं को बयान देने की छूट है और पार्टी आलाकमान के खिलाफ बोलकर भी बड़े पदों पर उन्हें बिठाया जाता रहा है। फिर भले पार्टी को इससे नुकसान हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने देखा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि गोदी मीडिया में भी इनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कहा जाता है। उनकी मर्जी हुई तो एक नहीं बल्कि 2 बार गुजरात में मुख्यमंत्री और कैबिनेट को बदल दिया गया। जरा आपके सामने सारे नमूने रखता हूं। नरेंद्र मोदी की मर्जी हुई, अमित शाह की मर्जी हुई तो गुजरात में 2 बार मुख्यमंत्री बदल दिए गए, 5 साल कोई पूरा नहीं कर पाया। कैबिनेट पूरा का पूरा बदल दिया गया। आनंदीबेन पटेल ने तो सोशल मीडिया पर इस्तीफे की पेशकश की थी, घोषणा की थी, पेशकश नहीं घोषणा की थी, आपको याद होगा। वही आनंदीबेन पटेल जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में राज्यपाल हैं। इसके बाद विजय रूपाणी सीएम बने थे, अब नहीं है, और उन्हें भी कैबिनेट समेत अचानक हटाकर भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया गया।
ऐसे ही महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को पहले मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर उप मुख्यमंत्री और फिर से मुख्यमंत्री बना दिया गया। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, ऐसे तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मोदी और शाह की पसंद ही चली है और राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर राज्यों के अध्यक्ष बनाने में भी उन्हीं दोनों की मर्जी चलती रही है। इसीलिए जब तक बन पड़ा जेपी नड्डा का अध्यक्षीय कार्यकाल बढ़ाया गया, फिर बिहार की सत्ता पर पकड़ बनानी थी तो उन्हें हटाकर नितिन नबीन को अध्यक्ष बनाया गया। आज ही पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में और त्रिपुरा की भाजपा इकाइयों के अध्यक्ष बदले गए हैं। इन 4 राज्यों के, जिसमें पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है, त्रिपुरा है, इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। कोई पार्टी किस नेता को क्या जिम्मेदारी सौंपती है, ये उसका आंतरिक मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में आकर अब मीडिया ने ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है जिसमें मोदी और शाह पार्टी में कोई भी फेरबदल करें तो वो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है, और कांग्रेस कोई फेरबदल करे तो उसे पार्टी के अंदरूनी झगड़े का असर बताया जाता है। मतलब वो करे तो मास्टर स्ट्रोक और ये करे तो अंदरूनी झगड़ा, यानी कांग्रेस करे तो। कांग्रेस कर्नाटक में भी यही कहानी चलाने की कोशिश पिछले 3 दिनों से चल रही थी। लेकिन अच्छी बात है कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने इस कहानी पर पहले ही पूर्ण विराम लगा दिया। अपने इस्तीफे के बाद सिद्धारमैया ने कहा है कि उनके आला कमान ने जो कहा है उन्होंने वो किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हाई कमान ने मुझसे राज्यसभा में जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि मेरी राष्ट्रीय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी इतना तय है कि अब सिद्धारमैया नीतीश कुमार की राह पर नहीं चलने वाले हैं, जिन्होंने सीएम की कुर्सी के बदले, नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं, सीएम की कुर्सी के बदले राज्यसभा सीट का सौदा पक्का किया। खबर है कि सिद्धारमैया ने पार्टी की बैठक में कहा है कि वो वरुणा विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में सक्रिय रहेंगे। वरुणा विधानसभा क्षेत्र उनका है। उनके चुनाव के समय, 2023 के चुनाव के समय, हम लोगों ने इनके विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि इनकी गांव में जाकर रिपोर्टिंग की थी, वरुणा गांव में, और हमारे साथी प्रशांत टंडन जी ने रिपोर्टिंग की थी वहाँ से। वहाँ के लोगों की बाकी चीज़ें वहाँ उनके हम लोगों ने आप तक पहुँचाया था। तो वरुणा क्षेत्र में ही जहाँ से वो विधायक हैं वहाँ वो सक्रिय रहेंगे, जो 2008 से उनके परिवार का गढ़ रहा है, 2008 से, और अपना आने वाले जो शेष 2 साल का कार्यकाल है वो पूरा करेंगे, यानी वहाँ के विधायक वो बने रहेंगे। सिद्धारमैया नहीं कह रहे हैं कि मैं अब यहाँ दिल्ली की राजनीति में आऊँगा या राज्यसभा में जाऊँगा। सिद्धारमैया की ये रणनीति 2028 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर ली गई है, ये साफ दिखाई देता है। आपके सामने थोड़ा सा कुछ और कर्नाटक की राजनीति में कुछ शब्द आते हैं, उन शब्दों का यहाँ जिक्र करना ज़रूरी है। कर्नाटक की राजनीति की जब आप बात करेंगे तो वहाँ एक शब्द आता है अहिंदा। अहिंदा शब्द जो कर्नाटक के साथी हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे जो विश्लेषक साथी हैं वो भी जानते हैं अच्छे से। अहिंदा का मतलब है अल्पसंख्यक, हिंदू पिछड़े वर्ग जो ओबीसी हिंदू है, और दलित, और वहाँ दलित में दोनों SC ST दोनों को जोड़ लेते हैं। ये जो अहिंदा वोट बैंक में उनकी लोकप्रियता, यानी सिद्धारमैया की लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी उन्हें राज्य स्तर पर बनाए रखना चाहती है, जिससे आगामी चुनावों में पार्टी को फायदा हो सके। वैसे इस साल कर्नाटक से राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं दोस्तों। कर्नाटक से इस साल राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। इसमें से एक सीट सिद्धारमैया को ऑफर की गई थी, ले आइए जो, हाँ, एक सीट सिद्धारमैया को ऑफर की गई थी, एक सीट। दूसरी सीट यहां देखिए, दूसरी सीट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, और तीसरी सीट डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश को दिए जाने की संभावना है। ये बात यहां चल रही है। अब यह देखना होगा कि तीसरी सीट किसके खाते में जाती है। यानी ये जो पहली सीट, जो तीसरी सीट में यहां कह रहा हूं, वो पहली सीट है। यानी पहली सीट सिद्धारमैया जिन्होंने मना कर दिया है कि मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा, तो वो सीट अब किसके खाते में जाएगी। इस बार इधर 8 बार के विधायक, डीके शिवकुमार 8 बार के विधायक हैं, तो डीके शिवकुमार 8 बार के विधायक सीएम बनेंगे अगर, तो इससे कांग्रेस मजबूत ही होगी, कमजोर नहीं होगी। डीके शिवकुमार कांग्रेस हाईकमान के भरोसेमंद हैं, उन्हें संगठन चलाने का अच्छा अनुभव है। कर्नाटक के अलावा कई राज्यों में पार्टी की तरफ से दी गई जिम्मेदारियों को वो निभाते रहे हैं। उम्र का गणित भी डीके शिवकुमार के पक्ष में जाता है। वो अभी
64 साल के हैं, 64 बरस के हैं। अब वहीं सिद्धारमैया, जी हाँ, सिद्धारमैया और 78 साल के हो चुके हैं। इन दोनों के भरोसे कांग्रेस कर्नाटक के जातीय समीकरण को भी अच्छे से साध सकती है। सिद्धारमैया जो हैं वो अहिंदा यानी ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों के सामाजिक गठजोड़ के नेता के तौर पर स्थापित हैं और कुरुबा यानी चरवाहा समुदाय से आते हैं। सिद्धारमैया चरवाहा समुदाय से आते हैं, कुरुबा जाति से। और वहीं डीके शिव कुमार, इन दोनों का देखिए अगर तुलना करें हम, सिद्धारमैया बनाम शिव कुमार, तो डीके शिव कुमार जो हैं वो वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं जो कर्नाटक की जनसंख्या का लगभग 12 से 15% है। ये समुदाय पुराने मतलब ओल्ड मैसूर क्षेत्र, फिर जिसमें मांड्या है, हासन है, मैसूर है, रामनगर है, तुमकुर है, ये सारे क्षेत्र आते हैं। यहाँ की लगभग 50 से 100 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव रखता है ये समुदाय वोक्कालिगा। डीके शिव कुमार के कारण कांग्रेस को इन सीटों पर बढ़त मिलेगी। वहीं अब उनकी जगह सतीश जरकीहोली, जी हां, सतीश जरकीहोली को कर्नाटक कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा चल रही है, जो अनुसूचित जाति से आती हैं। जातीय समीकरण साधने के लिए कांग्रेस 2 से 3 उप मुख्यमंत्री बना सकती है, जिसमें एक लिंगायत समुदाय और एक दलित समुदाय से हो सकता है। आपको बता दें कि लिंगायत समुदाय के वोट भी अक्सर चुनाव में निर्णायक होते हैं। कांग्रेस के प्रमुख लिंगायत चेहरों में शामिल और मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल, नाम सुना होगा आप लोगों ने, एमबी पाटिल को उप मुख्यमंत्री पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। और इसके अलावा सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र को भी उप मुख्यमंत्री के पद के तौर पर रखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो गणित आपके सामने रख रहा था, कुल मिलाकर कांग्रेस 2028 का विधानसभा और 2029 के लोकसभा को ध्यान में रखकर काफी सावधानी से अपने पत्ते रख रही है। क्या इस रणनीति से वो बीजेपी को रोक पाएगी? दक्षिण भारत और कांग्रेस के सामने 2 चुनौतियां यहां पर महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। पहली चुनौती कर्नाटक की सत्ता को दोबारा हासिल करना 2028 में। आपको यह भी बता दूं कि 30 साल से, जी हां, पिछले 30 साल से कर्नाटक की सत्ता हर 5 साल में बदल जाती है। तो क्या इस क्रम को कांग्रेस तोड़ पाएगी 2028 में? पहला सवाल यह होता है, क्योंकि दूसरे राज्यों में यह क्रम टूटा है। बगल में जाइए, केरल में टूटा। केरल में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता था, लेकिन पिछली बार नहीं हुआ और इस बार हुआ है, यानी 10 साल तक वहां पर सीपीएम यानी लेफ्ट एलडीएफ की सरकार रही, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार रही वहां पे। तो क्या यहां भी वो क्रम टूटेगा और कांग्रेस रिपीट करेगी? पहला यहां पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे आ जाता है, एक तो ये है। दूसरा एक राज्य है, एक कर्नाटक हो गया जहां सत्ता, दूसरा राज्य कांग्रेस के सामने एक और चुनौती, दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गणित कांग्रेस के लिए बहुत यहां पर आसान नजर आ रहे हैं। आपको मैं बोलूंगा शायद आसान शब्द से आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन यहां आसान शब्द मैं आपके सामने उसको थोड़ा और ओपन करता हूं, खोलता हूं, इसलिए क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अभी तो सत्ता में काबिज हैं, अभी बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के सहयोगी हैं। 2019 से पहले भी एनडीए के सहयोगी थे, लेकिन उन्होंने छोड़ा था। क्यों छोड़ा था एनडीए का दामन? क्योंकि उनको अपनी सत्ता अगर चाहिए दोबारा उस राज्य में, तो फिर मुसलमानों का हितैषी भी बनना होगा, जो बीजेपी नहीं है। खुले तौर पर मुसलमानों को अपना वोट बैंक नहीं मानती है। और अभी आपने देख लिया पश्चिम बंगाल के एक विधायक ने क्या कहा कि मुसलमान में एक भी वोट मुझे नहीं दिया है, मैं उसका काम अगले 5 साल तक नहीं करूंगा। बदले की भावना मुसलमानों के साथ, क्या इस बदले की भावना के साथ आंध्र प्रदेश में दोबारा चंद्रबाबू नायडू काबिज हो पाएंगे? ये चंद्रबाबू नायडू के सामने अगर ये बड़ी चुनौती है, तो ये इस चुनौती को भुनाने के लिए वहां पर 2 लोग यहां बहुत मजबूती के साथ खड़े होते, एक जगन मोहन रेड्डी और दूसरे कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती, बड़ी बात यहां पर जो उसके लिए आसान बनाती है वो ये है डीके शिव कुमार और दूसरा रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी आंध्र प्रदेश और जो पार्टी टीडीपी, इस पार्टी से ही कांग्रेस पार्टी में 2 साल पहले आए थे और सत्ता पर काबिज हुए हैं। उनका रिलेशन चंद्रबाबू नायडू के साथ बहुत अच्छा है।
इसलिए यहां थोड़ा सा ये आसान शब्द को जो एलोबरेट कर रहा था मैं, उससे थोड़ा आप समझ पाएंगे कि कांग्रेस की निगाहें जो हैं न सिर्फ कर्नाटक में सत्ता को अपने फिर से सत्ता हासिल करना, बल्कि 2029 में सत्ता पर काबिज होने के लिए दक्षिण भारत में क्लीन स्वीप करना भी उसकी चुनौती है। और इसके लिए यहां रणनीतियां बन रही हैं। लेकिन गोदी मीडिया इसे कांग्रेस का कर्नाटक का संकट बताएगा। लेकिन जानता है गोदी मीडिया भी कि यहां कैसे चुनौती कांग्रेस पार्टी ने बैठे बैठे बीजेपी को पेश कर दी है। हैरान है, परेशान है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनका पूरा कुनबा। चलिए, इन परेशानियों में कैसे शुरू हो गई है बीजेपी की उल्टी गिनती और कांग्रेस का क्या है नया प्लान, जो प्लान तैयार हो गया है, इस पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। पूरा गणित आप लोगों के सामने रख चुका हूं। अमलेंदु जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ यहाँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं और हमारे साथ ही शकील अख्तर जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। स्वामी जी, ओपनिंग कमेंट आपसे, फिर शकील जी आपके पास भी आता हूं, सिद्धारमैया पे बात करेंगे। लेकिन और अंदर कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है, जो है गणित, अभी तक जितने रिसर्च हैं सब कुछ आपके सामने रख चुका हूं। लेकिन कांग्रेस के अंदर की चीजें तो शकील जी ही निकाल के लाएंगे। शकील जी से बेहतर और कौन निकालेगा, तो इसलिए शकील जी के पास आऊंगा। मगर हम लोग थोड़ा सतही बातें जो कर रहे हैं, मगर अपने रिसर्च के आधार पर, अपने सूत्रों के आधार पे, हमारे सूत्रों में एक सूत्र शकील जी भी हैं यहाँ सूत्रों का को ओपन नहीं करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारे सूत्र हैं शकील जी। मगर स्वामी जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? कर्नाटक, स्वामी जी। देखिए राजीव जी, वास्तविकता यह है, आप सतही बात नहीं कर रहे हैं, आप बड़ी गूढ़ बातें कर रहे हैं और थोड़े से समय में जितनी डिटेल्स में आपने हर चीज को समझा दिया। देखिए, एक सिद्धांत तो समझना बहुत आवश्यक है और मेरे ख्याल से ये भारतीय जनता पार्टी के भी जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें है और कांग्रेस को भी इस बात का वहन करना चाहिए कि देखिए, हम लोगों को जो वृद्ध हो गए हैं अपनी युवा पीढ़ी के लिए स्थान खाली करना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है, सिद्धारमैया एक बहुत एस्टेब्लिश सोशलिस्ट नेता हैं और ये भी बहुत सही बात है कि जिस प्रकार के वो किसान नेता हैं और ओबीसी समुदाय के लिए उन्होंने काम किया है, तो उन्होंने कांग्रेस के लिए, पहले जेडीएस में थे, उसके लिए उन्होंने किसानों के लिए और ओबीसी के लिए बहुत संघर्ष किया है। लेकिन अगर ये देखें कि डीके शिव कुमार, भाई देखिए, डीके शिव कुमार, पहली बात तो यह है, लॉयल्टी के मामले में मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में अगर कांग्रेस के साथ कोई दृढ़ता से खड़ा रहा, उसमें डीके शिव कुमार का एक नाम है। वो जेल भी गए क्योंकि पैसे वाले आदमी हैं, उनके पिताजी भी कांग्रेस में थे, उनके भाई जो डीके सुरेश हैं वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। इस बार उनके चुनाव क्षेत्र में कुछ बेईमानी करके उनको हरा दिया गया, तब उन्हें राज्यसभा भेजने की बात हो रही है। डीके सुरेश भी 6-7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। इतने ज्यादा पैसे वाले हैं कि उन पे ईडी की रेड हुई, उन्हें यह प्रलोभन दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लीजिए, आपको हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी लॉयल्टी को कभी, फिर उसके बाद जैसे आपने जाति की बात की, देखिए ये बात बिल्कुल पक्की है, कर्नाटका के अंदर जो सबसे ज्यादा जाति अगर किसी की संख्या है तो वो लिंगायत हैं। लिंगायत करीब 15% हैं, 12% वहाँ वोकलिंगा हैं, 7-8% वहाँ कुर्मा हैं, जिस जात से सिद्धारमैया आते हैं। तो पहली बात तो यह है, सिद्धारमैया ने जो ये निर्णय लिया है कि मैं राज्यसभा में नहीं जाऊंगा और मैं कर्नाटका की ही राजनीति करूंगा और विधानसभा का प्रतिनिधित्व करूंगा और मेरा पूरा समर्थन कांग्रेस के साथ रहेगा। अब आप सोचिए, कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की स्थिति कितनी ज्यादा मजबूत हो जाती है। देखिए, वोकलिंगा कास्ट जो है ये साउथ कर्नाटका में है, जो लिंगायत हैं वो नॉर्थ कर्नाटका में बहुत ज्यादा डोमिनेशन में हैं। और ये भी आपको पता है कि साउथ कर्नाटका के अंदर जो अभी तक ये वोकलिंगास के लीडर हुआ करते थे, एस.डी. देवेगौड़ा साहब हुआ करते थे, और देवेगौड़ा साहब आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का साउथ के अंदर वैसे ही बहुत ज्यादा अपोजिशन हो रहा है और एस.डी. देवेगौड़ा साहब के पोते जो हैं वो बहुत सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा विख्यात और कुख्यात हो चुके हैं, जेल भी रहे हैं, उनके बेटे भी जेल रहे हैं। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा वो एक वैक्यूम है वोकलिंगास का, जहाँ पे जिनकी 13-14% पॉपुलेशन है। फिर ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे जो खड़गे साहब हैं वो भी दलित नेता हैं, वहाँ पे जो परमेश्वरन हैं जो होम मिनिस्टर है वो भी दलित नेता हैं। फिर पाटिल साहब जिनको अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है
वो अपना लिंगायत नेता हैं। तो ये सोचिए आप कि जहां पे दलित, मुसलमान, वोकलिंगा करीब 40% पॉपुलेशन है, उसके बाद लिंगायत के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत तगड़ा सपोर्ट बेस रह सकता है, जिसको पाटिल साहब को अध्यक्ष बना के पूरा किया जा सकता है। तो देखिए, इसमें चाहे कोई भी बात की जाए, क्योंकि देखिए ये नहीं हो रहा कि सिद्धारमैया नाराज हैं, क्योंकि सिद्धारमैया के बिल्कुल कथनानुसार जब उन्होंने उचित समझा और जब उन्हें लगा और जब उनका बेटा वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा और सिद्धारमैया साहब पूरी तरह से राज्य की राजनीति में काम करेंगे, इसका मतलब कि कुर्बा जात, ओबीसी, अहिंदा जात, पूरा वोकलिंगा का सपोर्ट, दलितों का सपोर्ट और मुसलमानों का सपोर्ट, और इसके बाद साउथ के अंदर बीजेपी का इतना बड़ा अपोजिशन। और उसके बाद आपको ये भी पता है, जो हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी यंग व्यक्ति हैं, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी यंग व्यक्ति हैं, जो सतीशन बने हैं केरला के वो भी एक प्रकार से ग्राउंड लेवल वर्कर हैं, जो जिनका जमीन से और वहाँ की जड़ों से बहुत ज़्यादा संबंध है। तो आज की राजनीति में जहाँ पे साउथ पूरी तरह से कंसोलिडेट हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, तो कास्ट कैलकुलेशन के हिसाब से और इस सिद्धांत के अनुसार से कि 75 साल के बाद लोगों को रिटायर कर जाना चाहिए और मार्गदर्शन मंडल में भी जाने की आवश्यकता नहीं है, वो असेंबली में बैठें, अपने असेंबली की समस्याओं को उठाएं और 2 साल के अंदर, मुझे ऐसा लगता है डीके शिव कुमार, क्योंकि एनर्जेटिक आदमी हैं, ऑर्गेनाइजेशन के आदमी हैं, वो काम करेंगे। और मुझे लगता है कर्नाटका के इस एग्जाम्पल से राजीव जी, मोदी जी को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। वो 76 साल के हो गए हैं, उनको भी मार्गदर्शन मंडल में चला जाना चाहिए। और जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, वो भी 76 साल के हो गए। मैं तो अभी 74 साल का हूं, तो 1 साल मेरा भी बाकी है, लेकिन 75 साल के बाद सब लोगों को रिटायरमेंट लेके अपनी यंग जनरेशन को लेके, यंग जनरेशन के तो पेपर लीक करके उन पर लाठियां चला के उनको अग्निवीर बना के, ये हम जैसे बुढ़े अगर 75 साल के बड़े बुजुर्ग लोग अगर सत्ता से चिपकना चाहेंगे और यंग जनरेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे, तो मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर जो हुआ है एक अच्छा कदम है। वहां पे आज के तारीख में जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं जो अपोजिशन के हैं, और ये भी बात बिल्कुल आपने सही कही, आंध्र प्रदेश के अंदर, क्योंकि जो पहले ये अपने जगन रेड्डी की जो बहन है, ये भी सुना है कि वो उन्हें राज्यसभा में भेजने की बात चल रही है, और वहां पे ये बिल्कुल ये इनकी टीडीपी के खिलाफ एक लहर है। पहले जगन रेड्डी जब हटे थे और चुनाव के अंदर जो हेराफेरी हुई थी उसे टीडीपी जरूर जीत गई थी, लेकिन आगे अगर चुनाव हो जाए टीडीपी, लेकिन जगन रेड्डी और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि दोनों वाईएसआर की उत्तराधिकारी हैं, एक बेटा है एक बेटी है, और वाईएसआर की जो ये जगन रेड्डी की पार्टी है काफी कमजोर हो चुकी है, और क्योंकि साउथ का कंसोलिडेशन एंटी बीजेपी की तर्ज पे हो रहा है, तो मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर जो हुआ है उससे ये सुनिश्चित हो गया है कि अगली सरकार वहां कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि वहां पे एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल पूरी तरह से लॉयलिस्ट है, जो जेल जाने के बावजूद अपनी प्रतिबद्धता को नहीं छोड़ता है, कांग्रेस के लिए पूरा वफादार है, उसका पूरा परिवार वफादार है, और क्योंकि वोकलिंगा कास्ट एक डोमिनेटिंग कास्ट वहां पे है, साउथ बिल्कुल कर्नाटका और फिर ये जितने भी स्टेट्स हैं, तेलंगाना हो, केरला हो, आंध्र प्रदेश हो, ये क्योंकि इनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके चीफ मिनिस्टर्स का भी प्रभाव होगा, क्योंकि हर प्रदेश के अपनी अपनी जाति के अपने अपने भाषा भाई लोग वहां पे रहते हैं, इसलिए कर्नाटका में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। इसी प्रकार का मेरे ख्याल से डिसिसिव एक्शन जैसा केरला में कांग्रेस ने लिया, कर्नाटका में लिया, राजस्थान में और हर प्रदेश में इनको लेना पड़ेगा। ऐसे लोगों को जो लॉयलिस्ट हों, जो सिद्धांतों के साथ खड़े हों, जो गांधी को छोड़ के गोडसे की तरफ न जाएं, उनको आगे बढ़ाना होगा, और तभी कांग्रेस का। लेकिन अगर 131 सीट में 110 115 सीटें कांग्रेस अपने पक्ष में ले आती है, उसके बाद 2029 का जो मैदान है वो पूरा खाली होगा। देन दे हैव टू कंसंट्रेट ऑन नॉर्थ इंडिया, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में और बंगाल में भी आपने खबर सुनी होगी। अभी अभी मैंने सुना है, सोशल मीडिया की खबर है, आई डोंट नो, कि अभिषेक बनर्जी भी पॉलिटिक्स से अपना संन्यास लेने की सोच रहे हैं, और उनके एक राज्यसभा सांसद भी छोड़ने वाले हैं। लोकसभा सांसद कई डेजर्ट वो हो रहे हैं, उनके जो कॉरपोरेटर्स हैं उन्होंने टीएमसी को छोड़ दिया है। तो वहां भी जो अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि अधीर रंजन इतना ज्यादा अधीर क्यों हो रहे हैं, अब मामला समझ में आ रहा है कि टीएमसी जो है बहुत ज्यादा बैकफुट पे चली गई है। और ये भी एक मैसेज सबको चला जाना चाहिए, अपोजिशन पार्टीज को, जो थर्ड फ्रंट वाले हैं, कि अगर कांग्रेस से आपने धोखाधड़ी करने की कोशिश की तो आप मिट जाएंगे। जो ये कांड हुआ केरला के अंदर, ईडी ने रेड की, पिनारी विजयन किया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट
मुझे इतना अचंभित करता है कि अरविंद केजरीवाल अभी भी नहीं समझे हैं कि अगर या तो वो ए टीम बी टीम है, या अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट वो बीजेपी के अगेंस्ट लड़ने की बात करते हैं तो वो गलत करते हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, किसी थर्ड फ्रंट पार्टी को नहीं करना चाहिए। सबको सहयोग करके ये जो तानाशाह सरकार है इसको हटाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जी जी जी, धनंजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बात कर रहे हैं हम लोग कर्नाटक की, और कर्नाटक से क्या पूरे देश में कांग्रेस एक दूसरी नई स्ट्रेटेजी, नए प्लान के साथ कांग्रेस आ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। जरा जल्दी से आना चाहता हूँ शकील जी आपके पास, कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। बहुत सारी बातें हैं अभी हम लोग लगातार, और बात तो मैं पहले रख भी चुका हूँ कि देखिए 2023 से जैसे ही सरकार बनी तभी से लड़वा रहे हैं। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया लड़ रहे थे, ये गोदी मीडिया के उसमें एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होती रही, और वो उनके हिसाब से। लेकिन आज जो हुआ है इसको कैसे देखा जाए, क्या कुछ है अंदर खाने, क्या प्लानिंग है, और क्यों इस्तीफा लिया गया इनसे, सिद्धारमैया से? देखिए राजीव जी, इसका जो सबसे बड़ा मैसेज है, पॉलिटिकल मैसेज, वो ये है कि राहुल गांधी ने अब कमान संभाल ली है, और ये बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस राहुल गांधी को अपना सबसे बड़ा नेता कहती है, जनता का नेता कहती है, लेकिन संगठन के ऊपर, पार्टी के डे टू डे फंक्शन के ऊपर राहुल उस तरह से काम नहीं करते दिखते थे जैसा कि लोग उनसे अपेक्षा करते थे, खासतौर से कांग्रेस के लोग। और अब राहुल ने केरला के बाद कर्नाटक में ये साबित कर दिया है कि अब जो है वो अपने तरीके से काम करेंगे। और ये राहुल का काम करना जो है इंदिरा गांधी के तरीके से है। इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बदलती थी, बनाती थी, और उसका पॉलिटिकल फायदा उठाती थी। राजीव गांधी ने भी उस सिलसिले को शुरू रखा, लेकिन बीच में क्या हुआ कि सोनिया गांधी जी के आसपास के लोग जो हैं वो अपने तरीके से फैसला लेने लगे। पृथ्वीराज चौहान को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया, आज तक महाराष्ट्र के लोग रोते हैं। मध्य प्रदेश में सुधीश पचौरी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। तो ऐसे बहुत सारे फैसले हैं, बहुत सारे गिना सकते हैं हम। 15 साल शीला दीक्षित को दे दिए, असम में गोगोई को दे दिए, हरियाणा में 10 साल हुडा को दे दिए। तो ये 3 साल बाद जो कर्नाटक में राहुल गांधी ने चेंज किया है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि अगर कोई नए तरीके से काम करना चाहता है, उसके पास नए आइडियाज है, तो उसको आगे आना चाहिए। लंबे टाइम तक आप किसी को रोक के, घर में बिठा के काम करने से नहीं रोक सकते, और न रोकना चाहिए। सिद्धारमैया बहुत बड़े नेता है, कोई शक नहीं है उनके ऊपर, लेकिन 3 साल उन्होंने काम कर लिया। उन्होंने कहा भी कि मैंने कांग्रेस के सारे प्लान लागू किए, लेकिन और भी चीजें हैं। और कहा था कि 2029 का लोकसभा चुनाव वो सबसे बड़ा चुनाव है, सबसे जरूरी चुनाव है। उससे पहले अगले साल 7 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, वो भी बहुत जरूरी चुनाव है। तो एक पार्टी में मैसेज देना बहुत जरूरी था कि जो काम करेगा वो आगे आएगा, हम उसको मौका देंगे। केरल का एक बहुत बड़ा फैसला लिया है राहुल गांधी ने, बहुत बड़ा फैसला, जिसके बारे में लोग सोचते थे कि ऐसा होगा नहीं होगा। केसी वेणुगोपाल उनके बहुत नजदीक है, और कोई दो राय नहीं है कि केसी वेणुगोपाल राहुल के निकटतम आदमी हैं, बहुत ही नजदीकी आदमी हैं। लेकिन राहुल इस बात को समझे कि वहां मुझे किस आदमी की जरूरत है। इसी तरह आज कर्नाटक में मुझे किस आदमी की जरूरत है। सिद्धारमैया ने अपनी इनिंग खेल ली। सिद्धारमैया जो कर सकते थे वो उन्होंने कर लिया। अब डीके शिव कुमार को करना है और करके उन्हें दिखाना है। तो ये जो पॉलिटिकल मैसेज है वो बहुत जरूरी था। दूसरी बात एक और कह दे, जिसको आप गोदी मीडिया के बारे में कह रहे थे, और बहुत एक तरह का बेमेल तुलना ये लोग कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार और सिद्धारमैया में जमीन आसमान का फर्क है। नीतीश के पास कोई चॉइस ही नहीं थी। उनसे यहां तक कहलाया गया कि मेरी इच्छा है, एक अंतिम इच्छा, कि मुझे आज तक राज्यसभा नहीं मिली, राज्यसभा के सदन में नहीं बैठा, वहां बैठना है। ऐसी बचकानी बात। राज्यसभा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी बड़े नेता को इच्छा करे। छोटे नेता, मझोले दर्जे के नेता ये करते हैं, वो ठीक है,
तो सिद्धारमैया ने साफ कहा कि उनकी राज्यसभा जाने की, केंद्र की राजनीति में जाने की कोई इच्छा नहीं है, और सही भी है। वो यहाँ आके उनके पास करने के लिए कोई बहुत ज्यादा काम था नहीं। राज्य की राजनीति में रहेंगे, कांग्रेस की मदद करेंगे, और ये कांग्रेस के लिए सबसे अच्छी बात होगी। तो जो लार्जर मैसेज है कांग्रेस के अंदर गया है, जिसकी बात की जा रही है, कांग्रेस में सारे लोग खुश हैं कि कमान डायरेक्ट राहुल गांधी ने संभाल ली है। और यही लोगों की इच्छा थी, कांग्रेस के नेताओं की भी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी, कि राहुल जो है वो सारी बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कई बार फैसले ऐसे होते हैं जिससे लगता है कि राहुल ने मन मार के या किसी समझौते के तहत या दूसरे लोगों के कहने के तहत ये कर लिया है। अब राहुल ये नहीं करेंगे। अगर ये उम्मीद कांग्रेस के लोगों में बनी रही तो आप देखेंगे कि वो उत्साह जो है किस कदर बढ़ता है। कांग्रेस में उत्साह की कमी नहीं है, न ताकत की कमी है कांग्रेस में। कांग्रेस में कमी केवल एक दिशा की थी, और वो दिशा जो है राहुल ने दे दी है। जहां तक डीके शिव कुमार का सवाल है, बहुत ही मेहनती आदमी है, पक्के कांग्रेसी आदमी है, कमिटेड आदमी है, और सबसे बड़ी बात कि आज की राजनीति में जो नए आइडियाज भी है वो बहुत जरूरी है। भाई लोग को किस तरह अपने पक्ष में लाया जाए, तो वो नए आइडियाज जो हैं वो उनके पास हैं, और वो नए आइडियाज अगर इम्प्लीमेंट होते हैं तो ये जो विधानसभा के चुनाव है उसमें भी कांग्रेस का असर दिखेगा, और 2029 के लोकसभा में भी। इसलिए जो है कांग्रेस का बहुत अच्छा है। गोदी मीडिया की जहां तक बात है तो उसको उन सारे विरोधाभासों को दिखाना है जो है ही नहीं कहीं पे भी, जो एग्जिट ही नहीं करते हैं। तो इसलिए उसका कोई बहुत महत्व नहीं है, न लोग उसको महत्व दे रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के कुछ नेता ही उसको महत्व देते हैं और चाहते हैं कि वहां उनकी बात आ जाए, मगर वो ये नहीं जानते कि वहां उनकी बात जिस तरह तोड़ मरोड़ के पेश की जाती है उससे कांग्रेस का नुकसान होता है। उनका चेहरा तो चमक जाता है, उस चेहरे को चमकाने से कोई फायदा नहीं। अभी कई राज्यों का जिक्र हुआ, कई राज्यों के नेता हैं, हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वो कुछ 2, 4, 5 लोगों को लेके अपना चेहरा चमकाते रहते हैं। तो उससे कांग्रेस का फायदा होने वाला नहीं है। कांग्रेस का फायदा उससे ही होगा कि जब जो है कांग्रेस के नेता जनता के बीच जाएंगे, सही मीडिया का चुनाव करेंगे और उस माध्यम के जरिए अपनी बात कहेंगे जो उनकी बात सही तरीके से पेश कर सके, सही पर्सपेक्टिव से पेश कर सके, ना कि इस तरह जो बहुत सारे बीजेपी के गोदी मीडिया के एंकर कहते हैं, हमने बताया भी है, वो कहते हैं साहब आप फलाने जी बन जाओ तो हम आपका साथ देने को तैयार हैं। ये राहुल नहीं चाहिए। कांग्रेस में आज की तारीख में जो भी नेता हो वही नेता होना चाहिए। ये बात राहुल को भी समझ लेना चाहिए, जो ये कहे कि राहुल मेरे नेता है, नेता मेरे राहुल ही रहेंगे। ये नहीं होगा जो तुम गोदी मीडिया कहते हो या जो बीजेपी कहती है, वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं करती है, वो राहुल मुक्त भारत की बात करती है। वो कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार मुक्त भारत की बात करती है। इसको समझना होगा। उन्हें कांग्रेस मंजूर है, बहुत अच्छी उन्हें लगेगी कांग्रेस, बशर्त कि कांग्रेस नीतीश कुमार की पार्टी जैसी बन जाए, जिसमें उसके नेता का कोई अस्तित्व ही नहीं हो। खत्म कर दिया नीतीश कुमार को, अब क्या अस्तित्व है? राहुल को खत्म करने की बात है, लेकिन राहुल ने अपने हाथ में सारी की सारी कमान लेके ये साबित कर दिया कि कांग्रेस के नेता वही हैं। जी राजीव जी, नीतीश और सिद्धारमैया में एक अंतर है। नीतीश की कुर्सी बीजेपी ने ली और यहाँ सिद्धारमैया की कुर्सी अगर ली की बात अगर उसी सेंटेंस में वैसे ही तुलना किया जाए तो पार्टी ने उनको कहा कि आप उस कुर्सी को छोड़ दीजिए। अब पार्टी की अपनी अगली प्लानिंग होगी, यानी कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये कितनी बड़ी बेइज्जती है कि दूसरी पार्टी, दूसरा आपका सहयोगी दल, वो आपसे कह रहा है कि कुर्सी छोड़ दो, अब मैं सम्राट चौधरी को बैठाऊंगा। चलिए, तो ये फर्क है। सिद्धारमैया की कुर्सी को, सिद्धारमैया की को उतार दिया गया कुर्सी से, उतर जाओ, बहुत हो गया, ये फर्क है। लेकिन नीतीश कुमार को, माफ़ी चाहूँगा, नीतीश कुमार को, सिद्धारमैया को नहीं। सिद्धारमैया ने साफ साफ कहा कि मुझे आला कमान ने जो कहा है वो मैं कर रहा हूँ। फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। और ये बात समझने की ज़रूरत है कि नीतीश कुमार और सिद्धारमैया में कितना बड़ा फ़र्क है। आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास, कैसे देखते हैं इस पूरे हाँ शकील जी अपनी बात रख लीजिए।
शकील जी की जो आवाज बात कही बहुत जी। आपने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही, उसको हम सारे दर्शक उस भाषा में समझते हैं। क्रिकेट की भाषा में इसको कहते हैं रिटायर्ड होना, कि जब बैट्समैन तेजी से रन नहीं बना पाता, बहुत बड़ा बैट्समैन है वो, सुनील गावस्कर जैसा, वही हो रहा है, तो कप्तान उससे कहता है कि भाई रिटायर होके आ जा, घायल होने के बहाने आ जा, मुझे अभी सचिन तेंदुलकर को पहुंचाना है, सहवाग को पहुंचाना है, वो तेज रन बनाएगा, मुझे 10 ओवर में 150 रन चाहिए, 100 रन चाहिए। तो ये वही होता है, ये कि अब 2 साल बचे हैं, कांग्रेस को तेज रन चाहिए। जो काम सिद्धारमैया करना था बखूबी उन्होंने कर दिया, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब कुछ दूसरे तरह का काम चाहिए, और उसके लिए मेरे पास जो बैट्समैन है वो ये है। और सिद्धारमैया ने थैंक यू कैप्टन कह के वो बात मान ली। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, इस घटनाक्रम को आने वाले सियासत के सियासी तौर पे अगर उसको देखा जाए, सियासत की बात है, तो कैसे देखते हैं? पहली बात तो जो नीतीश कुमार से तुलना हो रही है, वो नीतीश कुमार बीजेपी की गोद में बैठे रहे हैं। सिद्धारमैया ने सेकुलर सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया अपनी पूरी राजनीति में, कांग्रेस में और या कांग्रेस के बाहर भी जब वो रहे हैं, तो कभी सेकुलर सिद्धांतों से समझौता नहीं किया उन्होंने। वो बीजेपी की गोद में नहीं बैठे। नीतीश कुमार एक मौका परस्त आदमी है, जो भी उनको सत्ता में बिठा दे वो चले जाएंगे वहाँ। देखिए, 3-4 बुलेट पॉइंट्स पहले मैं रखता हूँ, फिर मैं बड़ी ऑब्जेक्टिव इसकी एनालिसिस करता हूँ। देखिए, पहली बात कि डीके शिव कुमार जो हैं वो कोई मोहन यादव या भजन लाल शर्मा नहीं है, वो शक्तिशाली चीफ मिनिस्टर होंगे। दूसरी बात कि 2.5 साल का कोई करार नहीं था, ये सब सोशल मीडिया की बकवास है, ऐसा कुछ नहीं था। सोशल नहीं, गोदी मीडिया का बकवास कहिए। हाँ, जो भी है वो रूमर है, स्पेकुलेशन है और वो बकवास है, स्पेकुलेशन। ऐसा कोई करार नहीं था। ऐसा कोई करार सिद्धारमैया जैसे कद्दावर नेता के साथ नहीं हो सकता था। दूसरी बात कि देखिए, सिद्धारमैया मास लीडर है। हम लोगों ने कर्नाटक के इलेक्शन के दौरान देखा था, 135 सीटें लेकर आए हैं वो, और उनका जो सोशल बेस उन्होंने बनाया है, जिसका चर्चा अभी आप कर रहे थे, अहिंदा, और वो दलित पिछड़े मुसलमानों के साथ मिल के वो बड़ा एक सामाजिक इक्वेशन है जो लगभग 70 से 80% पॉपुलेशन को कवर करता है। 80 से ज़्यादा सीटें उसके प्रभाव में अभी भी उसके एमएलएज हैं, और उस तरीके से उन्होंने इस संख्या को लेकर सिद्धारमैया ने उसका कोई वजन नहीं रखा कि हम नहीं जाना चाहते हैं, और उन्होंने नीतीश कुमार बनने से मना कर दिया। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी इस कॉम्बिनेशन को, इस संतुलन को कैसे बनाती है। डीके शिव कुमार सिद्धारमैया की तरीके के मास लीडर नहीं है जैसा सिद्धारमैया थे, लेकिन डीके शिव कुमार बढ़िया पॉलिटिकल मैनेजर हैं, क्राइसिस मैनेजर। असम से लेकर हिमाचल में जब तोड़फोड़ हो रही थी, वहाँ वो सब जो बीजेपी के हथकंडे हैं उसको ये डील करना जानते हैं। तो इस लिहाज से जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, जो ज्ञानेश कुमार के हथकंडे हैं, वो उसको मीट करने के लिए सिद्धारमैया से बेहतर आदमी है निश्चित तौर पे। लेकिन चुनाव लड़ने और जीतने के लिए 135 सीटें को मेंटेन करने के लिए एक बड़े सामाजिक आधार की ज़रूरत होगी, और ये सामाजिक आधार सिद्धारमैया ने दिया है। और उनका जो रिटायरमेंट है ना, उस रिटायरमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। सिद्धारमैया वित्त मंत्री थे, जेएच पटेल मंत्रालय मुझे याद है, और उस वक्त जेएच पटेल अक्सर दिल्ली आते थे देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर से। जब आज जो आईटी हब, भारत का आईटी कैपिटल बेंगलोर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ये उन्हीं दिनों शेप ले रहा था जब सिद्धारमैया वित्त मंत्री थे। तो लंबा करियर उनका, 40 साल से 4 दशकों का लंबा करियर है, और उन्होंने कभी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। इसलिए आवश्यक है कि आखिरी जो उनका कैबिनेट का फैसला है, आखिरी जो सरकारी इंगेजमेंट है, वो क्या है
उन्होंने कास्ट सर्वे को अप्रूव किया है, जातिवाद जनगणना को एक्सेप्ट किया है। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स कर रही है और राहुल गांधी सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स में बहुत आगे निकल गए हैं। सिद्धारमैया जैसे नेता जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स के आते हैं, बैकवर्ड हैं, उनका पार्टी में जगह और उनका योगदान बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छा किया उन्होंने कि उन्होंने कहा कि हम कर्नाटक में ही पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि कर्नाटक इम्पोर्टेंट जगह है अगले 2028 में भी और 29 के चुनाव में भी। तो इस लिहाज से ये फैसला कांग्रेस को देखना है कि कैसे वो संतुलन बनाती है इन दोनों का। निश्चित तौर पर डीके शिव कुमार जिस तरह डायनेमिक हैं, बीजेपी के हथकंडों को जानते हैं, वो सब बातें बहुत अच्छी है, लेकिन सिद्धारमैया के समर्थकों को, सिद्धारमैया कंस्टिट्यूंसी को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि उनको रिटायर कर दिया गया। ये संदेश मैं सोशल मीडिया में उनके समर्थकों की भावनाएं देख रहा हूँ। बहुत पॉपुलर व्यक्ति थे, हम उनके गांव में भी गए थे, हमने देखा था राजीव जी, आप भी जी, साथ। मैं तो अभी बता रहा था, आपने वहाँ के गांव के लोगों से आपने बातचीत की थी और हम लोगों ने सब कुछ तो लाइव कितने लोकप्रिय आदमी और जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, तमाम उनके वीडियोज अब सोशल गांव में मीडिया पे आ उनकी रहे हैं। रैली, गांव में उनकी रैली को हमने कवर किया था, सिद्धारमैया कवर की किया रैली था। को। जी। और लगभग हर घर का व्यक्ति जो है वो उसमें शामिल था। जी। तो इसलिए सिद्धारमैया एक दक्षिण भारत से आने वाले एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के लिए। जी। इनका इस्तेमाल कैसे करना है ये कांग्रेस को देखना है। एक नैरेटिव बनाया जा रहा था या अभी भी बनाया जा रहा है, स्पेकुलेशन, और उस स्पेकुलेशन में ये कि डीके शिव कुमार और उधर रेवंत रेड्डी दोनों कांग्रेस छोड़ने वाले थे, इसलिए डीके शिव कुमार को यहाँ सीएम की कुर्सी दे दी गई और रेड्डी को थोड़ा अभी बचाने की कोशिश हो रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं अभिषेक सिंघवी जी और जाने माने एडवोकेट भी हैं, आप जानते हैं, और 5वीं बार राज्यसभा के सांसद बने हैं, तेलंगाना से ही सांसद हैं राज्यसभा के वो। आज जो उनसे बातचीत हुई है, इस कार्यक्रम के बाद आप उनका ये कार्यक्रम आप देखेंगे, 1-to-1 पॉडकास्ट देखेंगे आप, और हम लोग, मैं और प्रशांत जी, हम लोग उनसे हर फोर्टनाइटली बातचीत करते हैं, लेकिन आज चूँकि उनसे ऑनलाइन बातचीत करना पड़ा और बहुत ज़रूरी था एसआईआर पर बात करना उनसे, क्योंकि एसआईआर का फैसला कल आया है और वो उसमें से एक वकील के रूप में, और वो वहाँ उन्होंने दलीलें पेश की हैं, और इतना लंबा चौड़ा जो फैसला आया है उस फैसले को उन्होंने अक्षरशः पढ़ा है, तो इसलिए उनसे बेहतर कौन बताएगा कि इस एसआईआर में है क्या, और क्या एसआईआर के इस फैसले को आगे बड़ी बेंच के लिए चुनौती भी ये लोग पेश करने जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं पश्चिम बंगाल में, और इससे ज़्यादा कि जो लोक हितकारी, जो जनता के हित में जो सरकार फैसले लेती है, उन फैसलों से अब जनता कैसे वंचित रहने वाली है, इन सब पे भी। यानी अगर 5 किलो अनाज के लिए आप लाइन में खड़े रहते थे, कल को आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो हो सकता है कि लाइन से आप बाहर निकाल दिए जाएं। उधर शुभेंदु अधिकारी ये सब ऑलरेडी बयान दे रहे हैं कि हम नई लिस्ट बना रहे हैं, ये सब। और इन सब के बीच आज का ये जो घटनाक्रम है, सिद्धारमैया का, डीके शिव कुमार, फिर चूँकि रेवंत रेड्डी, और सबसे बड़ी चीज़ है सिंघवी जी के साथ बात करने में फ़ायदा क्या होता है, वो मैं आप दर्शकों, आप लोगों के बीच भी बता रहा हूँ कि इनमें से तमाम जितने भी हैं सबके केसेस वो लड़ते हैं, तो बहुत नज़दीक से नज़दीकियाँ हैं उनकी। यानी वो डीके शिव कुमार जब ईडी के छापे और बाकी उनको जब गिरफ्तार किया गया था, उस केस को भी सिंघवी जी ने लड़ा था। इधर तेलंगाना के ढेर सारे केसेस, कांग्रेस पार्टी के, ममता बनर्जी का केस, इधर केजरीवाल के केसेस, सारे तो सिंघवी के पास हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी से मैंने पूछा कि ये दोनों, क्या इनको पकड़ के रखने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाई गई है, कुछ और है? तो उन्होंने क्या कुछ कहा, एक छोटी सी बानगी आपके सामने रखता हूं, और इस पूरे पॉडकास्ट को, पूरे इस 1-to-1 को आप इस कार्यक्रम के बाद देखिएगा, जिसमें एसआईआर पे भी बहुत सारी बातें हैं, और बातें राहुल गांधी की युवा रणनीति जो है उस पर भी है, जिसमें नीट, सीबीएसई,
और ये तमाम जो अभी घटनाक्रम चल रहा है, जिसमें आज बहुत मज़ेदार चल रहा है। राहुल गांधी ने कोट किया इनको, शिक्षा मंत्री को, फिर शिक्षा मंत्री के बदले आ गए पीयूष गोयल जी, वो राहुल गांधी को कोट कर रहे हैं। लड़ाई चल रही है ट्विटर पे, उन सब पे बातचीत। लेकिन सुनिए ज़रा क्या कह रहे हैं डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी के बारे में। सिंघवी जी सुनिए। डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी ये दोनों ऊर्जावान हैं। डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री अब हो सकता है बन जाएं, और रेवंत रेड्डी ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं। अभी पिछले दिनों नरेंद्र मोदी से वो किसी योजना के लिए बात कर रहे थे, उसमें भी गुजरात का जिक्र उन्होंने किया, तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया मंच पे कि हमारे साथ आ जाओ। अब इसमें होने लगा कि नरेंद्र मोदी ने ऑफर दे दिया। डीके शिव कुमार को लगातार बीजेपी वाले ऑफर देते रहते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी घबरा गई है कि कहीं उधर न चले जाएं चुनाव से पहले, तो इसलिए यहाँ ला रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? इसका बड़ा सरल उत्तर है जी। ये तो मजा आ रहा है, आपकी टीआरपी रेटिंग्स बढ़ रही हैं, चुटकियां भरी जा रही हैं। ये बताइए इस पे कॉमन सेंस क्या है? डीके शिव कुमार, मैं एक एक करके ले रहा हूं, और मैं दोनों से बड़ा निकट रूप से इन्वॉल्व था, मैं पेश भी हुआ हूं जी, निकट रूप से। आप ये समझिए, जब सत्ता में नहीं थे और प्रताड़ना चल रही थी जी, कई दिन रही, तब उन्होंने नहीं किया जो आप कह रहे हैं जी। और आज मीडिया करेंगे वो? आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति, इनको तो कम से कम 10 ऐसे अवसर मिले होंगे? बिल्कुल। और जो प्रलोभन की बात कर रहे हैं आप, 20 मिले होंगे प्रलोभन। अब मैं आपको सब चीज अपने आप नहीं बता सकता, लेकिन वो जो समय था जिस प्रकार से उनको हर दिन हर हफ्ते तंग किया गया जी। तो जो आदमी ने उस वक्त साथ दिया, उसके बाद पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में अभियान किया, प्रदेश में पार्टी वापस लाए, वरिष्ठ मंत्री हैं वहां पर, और अब शायद मुख्यमंत्री बनेंगे। इसका कोई औचित्य? इसी को मैं कहता हूं मीडिया स्पेकुलेशन, और मीडिया स्पेकुलेशन की सीमा आगे हो गई है। दूसरा आपने नाम लिया, वो बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति है, मैं तेलंगाना का एमपी भी हूं, सांसद भी हूं जी जी। उन्होंने बहुत एक बड़ा सरल और ओपन कम्युनिकेशन रखा है कि भाई, खुद कहते हैं ओपनली औपचारिक रूप से, मुझे तेलंगाना का फायदा चाहिए, मुझे वहां के लिए प्रोजेक्ट चाहिए, मुझे वहां के लिए पैसा चाहिए। उसके लिए माननीय मोदी जी क्या, माननीय अमित शाह जी क्या, मैं सबसे जूनियर मोस्ट मंत्री से मिलने को तैयार हूं। तो वो आते हैं, उसके लिए मांग करते हैं। और जो आप वाक्य कह रहे हैं वो तो मजाक में कहा गया था, सामने ही कहा गया सबके जी, तो वो तो मजाक में। इसलिए ये मीडिया स्पेकुलेशन मैं समझता हूँ चुलबुला होता है, आपकी टीआरपी रेटिंग फर्क पड़ता है, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति नहीं है। वहां पर उन्होंने बीजेपी को तेलंगाना में 2 नंबर नहीं 3 नंबर पे कर रखा है, और ये समझना कि वहां की मुख्यमंत्री को छोड़ के वो ज्वाइन कर लेंगे, इधर आ जाएंगे, ऐसे तो बहुत एक प्रकार से बचकाना स्पेकुलेशन है। तो सुन रहे थे, ये पूरी बातचीत आप सुनेंगे इस कार्यक्रम के बाद, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिस पर पहले मैं बता चुका हूं। प्रशांत जी एक छोटा सा कमेंट, फिर आता हूं जल्दी से धनंजय जी आपके पास। दक्षिण भारत बहुत इंपॉर्टेंट है 2029 के लिए। 128 या 129 सीटें दक्षिण भारत से आती हैं। बीजेपी के पास वहां पे 28 सीटें हैं, और दक्षिण भारत में अब आप देखिए कि कौन से लोग आ रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। विजय तमिलनाडु के युवा और फिल्म स्टार, और सरप्राइज विक्ट्री वाले नेता आज दिल्ली में है। उसके बाद आप देखिए डीके शिव कुमार बनेंगे, वो भी युवा। सतीशन केरला के, वो लगभग वो भी युवा। और अभी हम बात कर रहे थे रेवंत रेड्डी की। ये 4 लोगों की टीम का मुकाबला एनडीए कैसे करेगी? एसआईआर से, एसआईआर से, ज्ञानेश कुमार से, उसके अलावा और कुछ नहीं है। उसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो युवा मुख्यमंत्री आएंगे, और जो तमाम तिकड़मों में भी माहिर हैं, वो बसों में जो है एमएलए को कहीं ले जाना हो उसके लिए माहिर हैं, वो इन सब में भी ये सब मैनेजमेंट भी जानते हैं। तो ये दक्षिण भारत का जो कंसोलिडेशन है, वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने बहुत मजबूत कर लिया है, और ये 2029 के लिए बहुत निर्णायक होगा। जी 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 जी। धनंजय जी,
कर्नाटक के बाद कर्नाटक में जो हो रहा है अभी हम लोग देख रहे हैं, और सत्ता पर काबिज थे, यानी मुख्यमंत्री पद पर थे बैठे हुए सिद्धारमैया, जिनकी जगह पे अब हो सकता है कि डीके शिव कुमार हो। उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। सिद्धारमैया ने अभी तक इस्तीफा स्वीकार भी नहीं हुआ है। राज्यपाल महोदय तो हैं नहीं, वो इंदौर आ गए हैं, उनकी पत्नी बीमार हैं, और आज ही, जबकि कल समय मांगा गया था, आज वो चले आए। अब क्या कहानी है आगे पता नहीं, हो सकता है इसमें कुछ और राज्यपाल हैं, थावर चंद गहलोत, कुछ खेल करना चाहें तो अलग बात है। लेकिन फिर भी आपसे ज़रा समझना चाहता हूं कि इसमें कांग्रेस की रणनीति को आप कैसे देखते हैं? क्या पॉलिटिकल रणनीति है यहाँ कांग्रेस की? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए, उल्टा करते हैं आप। मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, आ रही है। आज उल्टा करना पड़ा। देखिए, ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, जो पिक्चर दिखा रहे हैं आप जी, और जो एक और पिक्चर पहले दिखाया कि कैसे उन्होंने प्रणाम किया, पैर झुक छुआ करके जी, पैर छुआ, ये तस्वीर, ये दो तस्वीर, ये वाला फोटो बिल्कुल, ये दो तस्वीर बता रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस के बारे में पहले लोग कहा करते थे, उस तरह से परिवर्तन नहीं हुआ, और परिवर्तन जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ, ये भी समझ में आता है। अब देखिए, परिवर्तन तो जरूरी है, परिवर्तन संसार का नियम है, हम सब कहते रहते हैं। 80 साल के हो गए, अभी स्वामी जी बोल रहे थे कि 75 के बाद रिटायरमेंट होता है। अब जितने समय के बाद हो, लेकिन रिटायरमेंट तो होता ही है। और सबसे जो महत्वपूर्ण मुझे जो इसमें दिखाई पड़ रहा है कि राहुल गांधी दिखाई पड़ने लगे हैं। ऐसा लगता था कि आला कमान की पकड़ नहीं है। आप असम का चुनाव याद कीजिए, लास्ट आवर में एक बड़े नेता भाग गए, गुजरात याद कीजिए, फलाना जगह याद कीजिए, कई सारे प्रदेश जहां ये था कि लगता था कि आला कमान की कोई सुन ही नहीं रहा। और क्षेत्रीय दलों के जो छत्रप हैं, क्षेत्रीय ये कांग्रेस के जो स्थानीय राज्यों के जो छत्रप हैं, राज्यों के जो नेता हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसी एक इमेज बनी, लगा कि राहुल गांधी की पकड़ नहीं है, या लगा कि कुछ समय पहले याद कीजिए जो असंतुष्ट लोग थे 23-25, कितना क्या क्या नहीं हुआ। अब केरल से मैं उठाता हूँ बात को। केरल में लगातार बात बनी कि शशि थरूर जो है विद्रोह कर देंगे, शशि थरूर बीजेपी में जा रहे हैं, शशि थरूर फलाना कर रहे हैं। शशि थरूर वही है जहाँ है, कुछ नहीं कहा। फिर आया कि जो है सतीशन नहीं बनाए जाएंगे, यहाँ से भेजे जा रहे हैं, वो तमाम चला। लेकिन फाइनली स्थानीय नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया, और सतीशन तो पुराने कार्यकर्ता रहे कांग्रेस के, कई बार के विधायक रहे, युवा कांग्रेस के नेता रहे, और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर उसके पहले आप याद कीजिए तमिलनाडु में जो हुआ, गोवा याद कीजिए, पिछली बार का, इस बार का नहीं, पिछली बार का गोवा, जब दिग्विजय सिंह वहाँ गए थे और वो सोचते रहे और सरकार बीजेपी ने बना ली। वो वहाँ भी नहीं हो सका, तमिलनाडु में नहीं हो सका, तो तमिलनाडु, केरल और अब उसके बाद कर्नाटक। वो बताता है कि राहुल गांधी को अब कांग्रेस के लोगों ने मान लिया है कि राहुल गांधी ही नेता है। इसकी बड़ी वजह है कांग्रेस ने, या कांग्रेस के नेताओं ने, अगर राहुल गांधी, जो उम्र में बड़े हैं सब, राहुल गांधी को छोटे में देखा है, तो जिसको हम छोटे में देखते हैं, बचपन में देखते हैं, लगता है कि अरे ये तो बच्चा है, ये दिमाग में चलता रहता है। काबुली वाला फिल्म याद कर दीजिए, जो सिनेमा के दर्शक हैं जी, तो वो लगता है। अब 80 साल के हमारे ये सिद्धारमैया साहब, राहुल गांधी 50 के आसपास के, तो लगेगा। लेकिन जिस तरीके से ये कुर्सी परिवर्तन हुआ या नेताजी बदले गए, और डीके शिव कुमार निर्विवाद रूप से बेहद जो है, हालांकि प्रशांत भाई ने कहा तिकड़मी, मैं बोलता हूँ तिकड़म से बचाने वाले नेता के तौर पे जाने जाते हैं कि तिकड़म से कैसे बचाया जाए, पार्टी को कैसे बचाया जाए। क्योंकि जब बदमाश लोग चारों तरफ घेर लें तो सठम साठम समाचरित करना पड़ता है। तो वो डीके शिव कुमार को लेकर के कई चर्चाएं रही, और ये तो जेल भी भेज दिए गए, और उसके बावजूद जो है वो टूटे नहीं, फूटे नहीं, कई चीज़ें, कई केस मुकदमे, तमाम चीज़ें हुई, वो बने रहे। और जिस तरह का उन्होंने स्वरूप दिया है वो बड़ा आकर्षित करता है। और अब एक ये भी है कि कांग्रेस पार्टी बदल रही है,
राहुल गांधी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी अब तैयार हो रही है। जो भविष्य की कांग्रेस पार्टी बनेगी बड़ी मजबूत बनेगी। इसके बरक्स आप देखते हैं, अगर बीजेपी को देखिए तो बीजेपी के किसी भी मुख्यमंत्री को देख लीजिए, आप याद कीजिए आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री भवनलाल शर्मा, आप याद कीजिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, आप याद कीजिए शुभेंदु अधिकारी अभी बने हैं, आप मोहन यादव जी को याद कर लीजिए, ये तमाम, या वहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को याद कर लीजिए। क्या ये मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे तो 4 सीट जिता पाएंगे? ऐसा लगता है आपको? नरेंद्र मोदी की टीम जब हटेगी तो कौन संभालेगा? नितिन नवीन संभालेंगे पार्टी को? संभलेगी पार्टी उनसे? ये बड़ा सवाल है। हर पार्टी में ऐसा होता है कि जो एक पीढ़ी जब गुजरती है, दूसरी पीढ़ी जब टेक ओवर करती है, थोड़ा समय लगता है मजबूत करने में। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ तो ये देखिए कि कितना भारी कैंपेन चलाया गया, पूरा सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, गोदी मीडिया, गटर मीडिया, जितना हो सकता है सारे पैसे, उद्योगपति, क्या क्या नहीं लगाया गया। मतलब चरम जिसको कहते हैं, गुंडागर्दी का चरमोत्कर्ष, किसी नेता को खत्म करने का। और वो नेता को खत्म इसलिए करना था कि कांग्रेस पार्टी तभी खत्म हो सकती है जब राहुल गांधी या गांधी फैमिली का हटा दिया जाए। लेकिन अब तो प्रियंका गांधी भी आके मजबूती से जम गई हैं। तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों जब आ गए तो 50-50% दोनों भाई बहन बांट लेंगे। तो अब जो है महिलाओं का पक्ष जितनी मजबूती से रख पाएंगी प्रियंका, या जो सबका पक्ष रख पाते हैं जिस तरह से राहुल गांधी, कोई नेता भी दिखाई पड़ रहा है क्या? जितनी बातें राहुल गांधी ने की पिछले कुछ सालों में, नोटबंदी से लेकर के अब तक का, नीट की परीक्षा तक, एसएससी डीजी की परीक्षा के पेपर लीक तक, क्या कोई दूसरा नेता बोलता नजर आ रहा है क्या? किसी की आवाज सुनते हैं क्या? सबको डर लगता है कि ईडी आ जाएगा और ईडीएम को बंद कर देगा। अभी पिनराई विजयन को भी बंद कर दिया, मतलब उनके छापे वापे पड़े, पता नहीं क्या होगा अभी तो तमाम। लेकिन राहुल गांधी को आप डरा नहीं सकते। और अब राहुल गांधी आम आदमी के बीच एक मजबूत चेहरा पर, राष्ट्रीय स्तर के चेहरे के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। आप ये भी याद कीजिए, नीतीश कुमार की चर्चा भी कर रहे थे, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केजरीवाल, ये सारे छत्रप थे जो बड़े मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। डीएमके के नेता, लग रहा था कि इन सब की वजह से इंडिया गठबंधन है, इन सब की वजह से बीजेपी के खिलाफ लड़ा जा सकता है। लेकिन आज स्थिति क्या है? ये सब खत्म हो गई। न केजरीवाल है, न वो डीएमके के नेता स्टालिन है, न वहाँ ममता बनर्जी हैं, लेकिन राहुल गांधी खड़े हैं। तो राहुल गांधी खड़े हैं तो ये राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी चीज़ों को अब आम आदमी के बीच अपनी लोकप्रियता या कहीं अपनी जड़ जमा चुके हैं, उनको उखाड़ना आसान काम नहीं। दूसरी तरफ अगर बीजेपी का और मोदी जी का देखिए तो मोदी जी लगातार, वो चाहे तेल का प्रसंग हो, चाहे वो अमेरिका के साथ बिजनेस डील का प्रसंग हो, चाहे वो ईरान वॉर का प्रसंग हो, चाहे वो अभी जिस तरीके से इजराइल के साथ जुड़े और देश की छवि को बर्बाद की, जिस तरह से अभी दिल्ली गए। अब सोच लीजिए कि देश में कोई दूसरा प्रधानमंत्री हुआ नहीं, नेहरू जी से लेकर के तमाम, जिसको 32 राष्ट्रों ने सम्मानित किया। नरेंद्र मोदी जी तो मुझे लगता है दुनिया के इकलौते राष्ट्राध्यक्ष होंगे जिनको 32 देशों ने सम्मान दिया। लेकिन जब कोई घटना होती है तो 2 आदमी नहीं बोलने आता इनके पक्ष में। ये है इनकी नेतागिरी, ये है इनकी स्थिति नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी पेपर लीक पे नहीं बोल पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी पढ़ाई पे नहीं बोल पा रहे हैं। अब नया जो आ गया उभर करके, मुसलमानों ने जिस तरीके का आज बकरीद के मौके पर जिस तरह की स्थिति आई सामने, हालांकि ये तो पिछले 10 दिनों से चल रहा है कि मुसलमानों ने कहा कि हमको नहीं खरीदना है गाय, कुर्बानी नहीं देंगे, और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ये बहुत बड़ा, ये इसको छोटे में मत लीजिए। पूरे देश के मुसलमानों ने जिस तरीके का, जिस धैर्य का परिचय दिया है, जिस बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, ये बता रहा है कि देश अलग ट्रैक पे जा चुका है। देश उस पुराने ट्रैक पे लौट चुका है जिस ट्रैक पे संविधान ले जाना चाहता है, जिस ट्रैक पे जाने के लिए हमको संविधान को पकड़ कर रखना पड़ा है। धर्मनिरपेक्षता की बात करनी तो आस्था है, लेकिन आस्था के साथ दूसरे की आस्था का सम्मान करना होगा, ये बात समझ लीजिए। राहुल गांधी यही कह रहे हैं लगातार
और बाकी जो कह रहे हैं ओबीसी मुख्यमंत्री को हटा दिया, देखिए ओबीसी और फलाना और ढिमकाना वो अपनी जगह सही है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं, प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। लेकिन नेहरू तो किसान नहीं थे, जमींदारी प्रथा का खात्मा किया। इंदिरा गांधी को बैंक से कर्जा तो लेना नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, 2-4 अपने नाम करवा लेते। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस जात के हैं, आप जात के हैं तभी भला करेंगे। मोदी जी तो हिंदू हिंदू करते हुए बड़े हुए। मोदी जी ने हिंदुओं के लिए कौन सा बड़ा काम कर दिया? अरे यही काम कर दें, राष्ट्रीय पशु को हम तो कहते हैं भाजपा की माता तो कम से कम बना ही सकते हैं कि भाजपा की राष्ट्र माता गौ माता। तो आप कह रहे हो कि 14 साल के बाद जो है गाय को काटा जा सकता है, गौ वंश को काटा जा सकता है। हम कह रहे हैं अभी गोल्फ क्लब को आपने प्रधानमंत्री निवास में मिलाया है, तो वहाँ एक गौशाला बहुत बड़ा बना देना चाहिए था, जहाँ 1-8 लाख गायें होती। अब स्वामी जी बताएंगे, गोलोक की चर्चा करते हैं लोग जो सनातनी है, तो एक गोलोक बसा देते, गो स्टेट बना देते, गायों का राज्य हो जाता, वहाँ खाली गायें रहती। नरेंद्र मोदी जी हेलीकॉप्टर से वहाँ जाते, पहले गाय को चारा देते, फिर बगल में कृष्ण की मूर्ति को आरती उतारते, फिर वो काम पे निकलते। ऐसा तो किसी ने देखा नहीं। तो वो जो है जो मुसलमानों को यहाँ गाली देते हैं, और जब जाते हैं यूएई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, तो ऐसे डायना फैला करके मिलते हैं जिससे लगता है कि जो है बिछड़े हुए, कई जन्म के बिछड़े हुए भाई मिल गए। क्योंकि पाखंड का समय जो है खत्म हो रहा है, कुल मिलाकर के ये समझिए। और जिनको ये लग रहा था गटर मीडिया तो ये करेगा, लेकिन गटर मीडिया भी निराश है। निराश 2 वजहों से। एक तो बकरीद पे कोई मसाला नहीं मिला। देखिए पूरे देश में बकरीद मनाई गई और कहीं से कोई गड़बड़ खबर नहीं, शांति की खबर है। अब होली मनाते हैं तो होली में आपको खबर मिलती हो, दारू पी करके लड़की छेड़ दिया, उसके ऊपर कीचड़ डाल दिया, उस पर फलाना कर दिया, ये सारी खबरें आ जाती, वहाँ मारपीट हो गई। लेकिन इतनी बड़ी पूरे देश में हुआ, कहीं कोई ये हुआ? और सरकार का रवैया क्या रहा? जब कोई हिंदू फेस्टिवल होता है तो सरकार पुष्प वर्षा करवाती है, डीजीपी साहब फूल बरसाते हैं। आपने कहीं देखा, कोई खबर आई? बल्कि पुलिस वाले रोक रहे हैं कि उधर नहीं नमाज पढ़ो, उधर नमाज पढ़ो। और इनका मंच जो है सड़क पे लगाया जा रहा है। नितिन नवीन भाषण करेंगे, उसके लिए सड़क पे मंच लगाया। पांचजन्य ने अभी एक ये फोटो शेयर किया है कि ये देखिए जयपुर में हाईवे पे जो है नमाज पढ़ी जा रही। अरे यार, बोलते हुए शर्म नहीं आती? अब तो शर्म करो। तुमने जो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का हाल किया है, कहा जा रहा है 3.7 करोड़ लोग, ये जो बकरीद के अवसर पर अचानक जो घोषणा कर दी कि गाय नहीं कटेगी या गाय नहीं बिकेगी, उसका क्या होगा? तो ये पूरा का पूरा ये हिंदुओं को हर तरह से रुला रहे हैं, महंगाई से रुला रहे हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब करके रुला रहे हैं, अदालतों को बर्बाद करके रुला रहे हैं, वो पढ़ाई खत्म करके रुला रहे हैं, वो रोजगार खत्म करके रुला रहे हैं, वो अस्पतालों की हालत खराब करके रुला रहे हैं, बिजनेस छीन ले रहे हैं। अब ट्रांसपोर्टर, ये तेल की कीमतें बढ़ी हैं, और आप आधार कार्ड की भी बात कर रहे थे ना, अब बिना आधार कार्ड के तेल नहीं मिल रहा है पेट्रोल पंप पे। अनाउंसमेंट हो रहा है कि आधार कार्ड है तभी आपको डीजल मिलेगा, 5 लीटर, नहीं तो नहीं मिल रहेगा। और एसडीएम चेक कर रहा है आधार कार्ड, कागज देख रहा है खेत है कि नहीं है। ये आपने कभी सोचा था? किसी ने सोचा था? लेकिन गटर मीडिया चूंकि उनके कब्जे में है, तो गटर मीडिया ये न्यूज नहीं ला पाता। हमारी आपकी सबकी पहुंच बहुत विशाल नहीं है, चूंकि हम विशाल लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, हमारे पास वो संसाधन नहीं है। लेकिन उनके लिए तो देखिए, मेलोडी का प्रचार जिस तरह से किया, मेलोडी के जो मालिक हैं कंपनी के, पार्ले जी के मयंक शाह, उन्होंने क्या कहा? आज तक दुनिया में किसी प्रोडक्ट का इतना बड़ा प्रचार नहीं हुआ था, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ क्यों प्रचार हुआ। तो कुल मिलाकर के आम आदमी बेहद त्रस्त है। और बिहार की बात मैं लास्ट में बोल दूं, देखिए पुरानी बात में करता हूँ। अब याद कीजिए, छोटे वाले मोदी जो बिहार में थे, जो अब नहीं रहे, सुशील कुमार मोदी, उनको हटाने का तमाम प्रयास किया था इन लोगों ने, और उनको हटाने के बाद क्या हुआ बीजेपी का। और अभी जिनको मुख्यमंत्री बना के लाए हैं, बिहार संभल नहीं रहा, बिहार की भारी बुरी स्थिति है। तो बीजेपी के पास सबसे बड़ी जो दिक्कत आने वाली है कि उसके पास नेता नहीं है। जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको अब दिखना बंद हो गया है। अब रतौंधी हुई है या रात में नहीं दिखने वाला है, या कुछ चर्बी बहुत मोटी आ गई है प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे, मुझे नहीं पता। लेकिन उनको नहीं दिख रहा कि पेपर लीक हो रहा है, उससे क्या हो रहा है।
यही प्रधानमंत्री जब आए थे पहली बार सत्ता में, तो इन्होंने कहा था कि 35% देश का युवा है और हम देश को वहां ले जाएंगे जहां कोई सोच नहीं सकता। अभी छत्तीसगढ़ का बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है वो क्या कह रहा है, मोदी जी ने कहां पहुंचा दिया देश को, चौथी अर्थव्यवस्था बना दी। अरे चौथी अर्थव्यवस्था बना दी, लेकिन पेपर लीक तो ठीक करो। रोजगार ही नहीं है तो अर्थव्यवस्था किसके लिए है? अडानी जी के लिए। ये तमाम चीजें हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश समझ गया है, और ये घटना जो कर्नाटक की घटना है उससे ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो नेता हैं उनको भी समझ में आ रहा है कि हमारी खैरियत तभी है जब हम राहुल गांधी को अपना नेता मान लें। जी 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 जी, जल्दी से एक कमेंट चाहूँगा स्वामी जी आपसे, फिर अमलेंदु जी आपके पास आता हूँ। स्वामी जी, बहुत कुछ हम लोग कर्नाटक को लेके बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे आज। ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या आपको भी लगता है कि यहाँ एक रणनीति जो है वो 2028-2029 की जो रणनीति है और उसकी शुरुआत एक सफल शुरुआत इसे माना जाए, अगर कर्नाटक का इस निर्णय को देखते हैं आप तो? साउथ के अंदर इन्होंने कदम उठाए हैं और जिस तरह से रेवंत रेड्डी, सतीशन और अपने केरला, तमिलनाडु, हर जगह, लेकिन असली मुद्दा जो है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मेरे ख्याल से राहुल गांधी को उस चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि जब तक, ये तो ठीक है साउथ इंडिया के अंदर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्टेक बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे अभी कोई बहुत ज़्यादा चमत्कार SIR और चुनाव आयोग के माध्यम से नहीं कर सकती। लेकिन ये बात देखिए, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ वो 2027 में, जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साहब वो हम यहाँ यूपी के अंदर हम चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद केंद्र की सरकार गिर जाएगी, ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी होने नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी को, जिस प्रकार से मैंने पहले भी निवेदन किया था, ये मैंने अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट को सुन के मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ। और वहाँ पे केरला में तो चलिए बात समझ में आती है कि पिनारी विजयन ने कहा कि राहुल गांधी बड़े खुश हुए होंगे मेरे यहाँ ED की रेड हो गई, क्योंकि दे आर अपोनेंट्स और वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी जो अपोजिशन स्पेस है उसको ले ले। तो कांग्रेस वर्सेस कम्युनिस्ट तो बात समझ में आती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये स्टेटमेंट देना कि राहुल गांधी पे कोई एक्शन नहीं होता। मैं सुन रहा था न्यूज़ 24 में जो आम आदमी पार्टी के हैं सोमनाथ भारती साहब, वो भी बात कर रहे थे यही कि कांग्रेस पे कोई निर्णय नहीं होता, कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी से। तो मेरे को लगता है कि ये बात जो अभी तक हम लोग सोचते थे, ममता बनर्जी बड़ा वो किया करती थी, आज ममता बनर्जी के लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। 100 कॉर्पोरेटर्स ने छोड़ दिया, विधानसभा के सदस्य 50% उनके साथ नहीं खड़े हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो ये समझना चाहिए, ममता बनर्जी को भी सोचना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि भैया या तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाओ। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाओगे तब भी हम आपको शिकायत नहीं करेंगे, चलिए ठीक है आपने गोडसे को पसंद कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हो, तो अगर आप कांग्रेस का विरोध करते हो और राहुल गांधी का विरोध करते हो और उन्हें कटघरे में खड़ा करते हो, इसका मतलब यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हो। और राहुल गांधी को अब इस चीज पर कंसंट्रेट करना चाहिए। यूथ कांग्रेस NSUI जिस प्रकार से संघर्ष कर रही है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता को कैसे रोका जाएगा? और SIR का जो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया SIR में कोई समस्या नहीं है, और जिस प्रकार से जो अपने कानून बनाता है चुनाव आयोग उसका अनुपालन नहीं करता, CCTV फुटेज नहीं दिखाता, जो उन्होंने खुद नियम बनाए हैं कि हमारे अधिकार हैं उनसे हमें वंचित कर देता है। इसके बारे में मेरे ख्याल से जो उन्होंने अपनी रणनीति, अपने लोगों को बिठाना, यंग जनरेशन को बिठाना, एनर्जेटिक लोगों को बिठाना, वहां तक तो मैं उनसे सहमत हूँ कि सही डायरेक्शन पे है। लेकिन असली जो टेस्ट होगा वो इस बात का होगा कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता का आप कैसे मुकाबला करेंगे, और SIR में जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी अब मोहर लग गई है उसे कैसे टैकल करेंगे। मेरे ख्याल से आज के तारीख में सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसके बारे में कांग्रेस को और जो लोग सीरियसली भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाले हैं उनको सोचना होगा। जो भारतीय जनता पार्टी की इनडायरेक्ट मदद करते हैं, जैसे हुमायूं कबीर हैं या ओवैसी साहब हैं या बहन मायावती हैं या अरविंद केजरीवाल हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। जी 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 बिल्कुल। अमलेंदु जी कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, खासकर कर्नाटक के घटनाक्रम को? देखिए राजीव जी, एक तो कर्नाटक का घटनाक्रम है, हमारे अधिकांश जो साथी हैं वो उस पर सहमत हैं कि ये 2028 का कर्नाटक का विधानसभा चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव दोनों की तैयारी के लिहाज से ये कदम उठाया गया है। महत्वपूर्ण बात मुझे राजीव जी लगती है कि
जो ये कदम उठाया है, और बिल्कुल ठीक समय पे इसलिए उठाया है कि नया मुख्यमंत्री जो बने उसको काम करने का समय भी मिले, ताकि जब चुनाव में जाएं तो उस मुख्यमंत्री के नाम पर भी आप वोट मांग सकें कि इस मुख्यमंत्री ने भी ये काम करके दिखाया है हमारी सरकार। क्या हुआ था राजीव जी वहाँ पंजाब में, हालांकि वहां तो पंजाब में दूसरा झगड़ा था, वहां आपने 6 महीने पहले जो था वो चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर भेज दिया, और 6 महीने चन्नी को कम पड़े, और चन्नी जिस तरीके से काम कर रहे थे अगर इस साल भर मिला होता तो वहां भी परिस्थितियां दूसरी होती। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने ये अच्छा निर्णय लिया कि भाई जिसको भी हमें रिशफल करना है तो उसको कम से कम इतना समय मिले कि जनता के बीच उसकी उपलब्धियां भी जाकर बताई जा सके। तो ये राजीव जी एक बेहतर कदम दिखाई पड़ता है कर्नाटक में जो कांग्रेस ने किया है। दूसरा राजीव जी, जब कोई पुरानी पीढ़ी विदा होती है और नई पीढ़ी आती है तो एक ट्रांजिशनल फेस होता है, संक्रमण काल जो कहलाता है राजीव जी। उस संक्रमण काल में संघर्ष बहुत होते हैं और तमाम दलों में हमने देखा है। हमने ये भी देखा है कि जब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व की उम्मीदवारी की घोषणा हो रही थी तो उस समय किस तरीके का अपमान जो था वो लाल कृष्ण आडवाणी का किया जा रहा था, और किस तरीके से उनके लाल कृष्ण आडवाणी के घर के बाहर प्रदर्शन भी हो रहे थे, ये भी हमने देखा है। लेकिन यहाँ राजीव जी अगर पुराना लीडर जा रहा है छोड़कर तो नया लीडर जो है उसका पैर छूकर आशीर्वाद ले रहा है। हालांकि मैं पैर छूने में ज्यादा यकीन नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी ये भावुक पल था और दोनों बहुत भावुक दिखाई पड़े। तो यानी जिस तरीके से इस मीडिया ने एक तरीके से काया पोर्ट्रेट करने की कोशिश की कि साहब बड़ा संघर्ष था और 2.5 साल का जो था कोई समझौता था, और 2.5 साल से 6 महीना ज्यादा सिद्धारमैया रह लिए, तो इस तरीके की कोई चीज नहीं थी। ये स्पष्ट रूप से सामने आ गई थी। तो एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस ने इस मूव के जरिए, और जिस तरीके से सिद्धारमैया ने पहले अपने घर पे बैठक बुलाई, वहां सबके सामने कहा कि मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ, आला कमान ने कहा है मुझसे और मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ, और जी के शिव कुमार उत्तराधिकारी होंगे, उनको सौंपी एक तरीके से मतलब खुद ही घोषणा कर दी कि ये उत्तराधिकारी होंगे। तो ये राजीव जी बहुत स्मूथली जो है आप कह सकते हैं कि वो ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो कांग्रेस के अंदर ये हुआ है। तो मुझे लगता है कि और दलों को भी इससे जो है काफी कुछ सीख लेनी चाहिए। हमको याद है राजीव जी कि समाजवादी पार्टी में जिस हालांकि अखिलेश यादव बन चुके थे, उसके बाद किस तरीके से परिवार के अंदर की चीजें आई थी वो भी सबने देखा किस तरीके से चीजें हुई। तो ये जो होती है एक पीढ़ी का परिवर्तन जो होता है, तो वो एक पीढ़ी का परिवर्तन कांग्रेस में बहुत ठीक तरीके से होता हुआ मुझको राजीव जी प्रतीत होता है। दूसरा इसके जरिए राजीव जी जो दक्षिण के राज्य हैं, खासतौर से 4 बड़े राज्य जो है वो कांग्रेस के मतलब पास इस समय कांग्रेस जहाँ सरकार में शामिल है, आपने बताया अभी कि तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक। और इनमें राजीव जी अभी जो लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव होना है उसमें कर्नाटक महत्वपूर्ण है। और अभी तक दक्षिण में जहां मतलब 2014 के बाद से कांग्रेस की जहां सरकार गई है वहां लौटकर नहीं आई है, तो एक ये था इस तरीके का, तो उसको भी कांग्रेस तोड़ना चाहती है और ये बताना भी चाहती है कि कांग्रेस किस तरीके से रिपीट कर सकती है। दूसरा, दक्षिण एक इस समय मजबूत किला कांग्रेस के लिए बना हुआ है, और राजीव जी जिस तरीके से जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं उनका पराभव हुआ है, आप कह सकते हैं, चाहे तमिलनाडु में स्टालिन का समझिए, टीएमसी का पश्चिम बंगाल में समझिए। तो एक चीज अब ये आम जनता को भी समझ में आने लगी है कि बीजेपी से अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई लड़ सकता है तो वो राहुल गांधी ही लड़ सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने भी विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये बात कही थी, हरियाणा गए थे, वहां कही थी उन्होंने, अभी विधानसभा चुनाव में नहीं, वो जो एक यात्रा थी उसमें गए थे कि कांग्रेस ही जो है वो लड़ सकती है बीजेपी से। तो ये भी अब दिखाई पड़ता है। तो अगर कांग्रेस बीजेपी से लड़ सकती है तो अपने दम पर भी कांग्रेस का होना चाहिए। तो ये मजबूती दिखाने के लिए, और 2029 के चुनाव की भी अब भले पहले हो जाए वो चुनाव, जिस तरीके की भविष्यवाणी राहुल गांधी कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर सरकार चली जाएगी, तो अगर 1 साल के अंदर भी सरकार चली जाए तो हो सकता है ये भी भाप लिया हो कि 1 साल के अंदर अगर सरकार चली जाएगी और बाद में अगर रिशफल करना पड़ता है तो क्या दिक्कतें हो। तो हो सकता है इस तैयारी, ये भी तैयारी हो कि ठीक है हम तो साल भर के अंदर ही लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कर्नाटक का चुनाव बाद में होगा। तो ये भी राजीव जी एक तरीके से हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस ने इसको करने की कोशिश की। लेकिन जो सिद्धारमैया ने राजीव जी जैसे कहा जाए अपना विदाई नोट जो लिखा है सोशल मीडिया पर, एक्स पर, हालांकि उन्होंने कन्नड़ में लिखा है लेकिन उसमें उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है राजीव जी कि बुद्ध, बसव, बाबा साहब और महात्मा गांधी मेरे आदर्श हैं। अपने 48 साल के राजनीतिक जीवन में मुझे देश के वंचित, शोषित और गरीब लोगों के लिए ईमानदारी से काम करने का संतोष है। एक तो उन्होंने संतोष व्यक्त किया है कि वो जब कुर्सी से उतर रहे हैं
तो वो संतोष के साथ रहे भी असंतोष उनके मन में नहीं है। तो ये हर तरीके का राजीव जी एक संदेश सिद्धारमैया की तरफ से दे दिया गया है। जो भी खबरें चलाते हैं, जो भी जोशी जी के यहाँ आ जाता है, तो उसका एक जवाब सिद्धारमैया ने एक तरीके से ये दे दिया है। दूसरा उन्होंने जो राजीव जी कही है आखिर में, जो एक उन्होंने लिखा है, हालांकि लंबा उनका ट्वीट है, और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सबको उन्होंने जो है कहा है कि मुझे ये अवसर उन्होंने प्रदान किया। लेकिन आखिर में कह रहे हैं कि संविधान ही मेरा धर्म है और जनता ही मेरे ईश्वर है। मेरा इस्तीफा केवल मुख्यमंत्री के पद तक ही सीमित है, सक्रिय राजनीति से नहीं। मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक सामाजिक न्याय के लिए और संविधान विरोधी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। धन्यवाद। तो ये राजीव जी आखिर में जो कह रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक सामाजिक न्याय के लिए और संविधान विरोधी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा, एक बहुत बड़ा संदेश सिद्धारमैया ने राजीव जी ये दे दिया है कि सिद्धारमैया की आगे की राजनीति क्या होनी है। तो ये मुझे लगता है राजीव जी कांग्रेस ने बहुत अच्छा इस तरीके से मूव किया है, और इसका संदेश जो है पूरे देश में जाएगा कि अब कांग्रेस जो है जिस रास्ते पे जा रही है, तो वो सीधा 2029 में हो चाहे 2027 में हो, लोकसभा चुनाव जो है उसमें बीजेपी से आमने सामने एक मोर्चे की तैयारी कांग्रेस कर चुकी है। जी शकील जी, और क्या खबरें हैं? कांग्रेस और क्या तैयारियां कर रही हैं? देखिए, बीजेपी ने दक्षिणी राज्यों में सबसे पहले जहां जगह बनाई थी वो कर्नाटक ही था, और इसलिए कर्नाटक का ये जो फैसला है ये बहुत ही अहम है। बीजेपी के पास केरल में कोई जगह नहीं है, तमिलनाडु में कोई जगह नहीं है, ले देके अगर उसको थोड़ी सी कहीं कोई उम्मीद दिखती है तो आंध्रा और तेलंगाना में दिखती है, जहां वो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बना लेती है या अपने सहयोगियों की सरकार बनवा लेती है। तो इसलिए कर्नाटक से अगर कांग्रेस बीजेपी को विदा कर देती है तो इसका मतलब है वो पूरे दक्षिण भारत से बीजेपी को विदा कर देती है। इंदिरा गांधी, आपको याद होगा, किसी वक्त में जी किसी वक्त में, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, इंदिरा गांधी जो है किसी वक्त में कर्नाटक से ही चुनाव जीत के लोकसभा में आई थी 78 में। 1978 में जो इंदिरा गांधी ने वापसी करी, 1980 में करी थी, 77 के हारने के बाद तो चिकमंगलुरु का चुनाव जीती थी वो। तो इसलिए कर्नाटक जो है दक्षिण की राजनीति में सबसे अहम है, और यहाँ पे कांग्रेस ने जो किया है, और इसमें जो है सबसे ज्यादा जो क्रेडिट दिया जा रहा है वो राहुल गांधी को। निश्चित ही तौर पे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, और लंबे समय से ये मांग कर रहे थे, चाह रहे थे कि सारा का सारा डिसीजन मेकिंग पावर जो है राहुल अपने हाथ में ले। आप लोग बता रहे थे कि बहुत उदार है कांग्रेस, बहुत बातचीत करके फैसला करती है, वो सारी बातें सही है, वो होना भी चाहिए, मगर कई जगह जो है नेतृत्व को दिखाना पड़ता है कि ये जरूरी है, ये होगा। कई जगह कुछ ऐसे फैसले हुए, जैसे कि पंजाब का एक फैसला है, पंजाब में चुनाव आ गया अगले साल। पंजाब में एक फैसला किया था, दो फैसले हुए थे दरअसल, एक मुख्यमंत्री को बदलने का और दूसरे सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का, दोनों सफल नहीं हुए। वो राहुल गांधी और कांग्रेस के नजदीकी लोग जानते हैं कि वो क्यों हुआ था। जो समस्या सोनिया गांधी के साथ थी, राहुल उससे बचना चाहते हैं। सोनिया गांधी को तो अचानक राजनीति में आना पड़ा था, कई मजबूरियां थी उनके पास, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने उसका फायदा उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो 10 साल में ये सरकार जाने वाली नहीं थी। 2009 के बाद तो इसने बहुत अच्छा काम करना शुरू किया था, उसका बहुत सारी चीजें थी, मनरेगा थी, किसानों की कर्ज माफी थी, राइट टू इंफॉर्मेशन था, सब कुछ था। लेकिन एक नकली आंदोलन ने उस सरकार को हटा दिया। क्यों? क्योंकि डिसीजन नहीं हो पाया कुछ भी, क्या है, किस तरह इस नकली आंदोलन का हमें मुकाबला करना है। और आपको एक बात याद होगा कि 2014 के बाद जब मोदी जी आए तो दो तरह की राजनीति, एक तो मोदी जी अपना काम कर रहे थे, आगे बढ़े थे, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, वो सब अलग चीजें। दूसरी तरफ रेस के अंदर के लोग जो वो मोदी जी के साथ मिलके या बीजेपी के साथ मिलके राहुल को हटाने की साजिश कर रहे थे। एक बहुत बड़ी साजिश है,
और इस पे हम लिखते हैं, लेकिन वो चीज नहीं लिखते अभी, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी दिन कांग्रेस के नेता ही और खुद राहुल ही उससे बोले, और राहुल बोलेंगे उस पर निश्चित तौर बोलेंगे कि वो जो G23 था, वो G23 क्यों लाया गया था, जी राहुल के खिलाफ था, वो पूरा पूरा कौन लाया था, और उसके पीछे जिस आदमी ने साइन नहीं किए थे लेकिन पूरे के पूरे ग्रुप को हायर किया था, वो शख्स कौन था। राहुल को कम परेशान नहीं किया। 2019 में आप याद कीजिए कि इस्तीफा दे दिया था। आज राहुल गांधी की हम लोग इतनी बात करते हैं, देश बात करता है, उस राहुल गांधी को निराशा में, हताशा में सिर्फ 2 साल में, 2017 में बने थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष, और 2019 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। और उसके बाद ये जो गुट है, ये अपना अध्यक्ष बनाने की कोशिश कर रहा था, बन नहीं पाया, मजबूरी में फिर सोनिया गांधी को बनाना पड़ा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो सब अलग बातें हैं। अब बात यह है कि राहुल गांधी उस चीज से निकल चुके हैं और ये समझ चुके हैं कि इन लोगों के सामने, बीजेपी के सामने तो उन्होंने कभी हथियार नहीं डाले, मोदी के सामने तो उन्होंने कभी हथियार नहीं डाले। जिस साहस और हिम्मत के साथ वो लड़े हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही मिसाल की बात है। अभी आप देखिए कि नीट और CBSE पे अगर राहुल साथ नहीं देते स्टूडेंट का, तो ये लोग तो हर विद्यार्थी को पाकिस्तानी बना देते, जैसे वेदांता को बनाया था। अभी आप देखिए कि पूरा का पूरा जो बीजेपी है राहुल गांधी के पीछे पड़ गया है। अभी 2-3 घंटे के अंदर, जब धर्मेंद्र प्रधान का आप जिक्र कर रहे थे, तो धर्मेंद्र प्रधान ने ये कहा और राहुल ने ये कहा, करो जितने हमले उस पर करना है, मगर स्टूडेंट के साथ तो न्याय कर दो, मेरे ऊपर हमला करने से क्या होगा। तो राहुल मोदी के हमलों से कभी नहीं डरे, लेकिन अपने लोगों के सामने जो होता है कि इनसे कौन लड़े, वो अब राहुल ने छोड़ दिया है। राहुल ने कहना शुरू कर दिया है कि नहीं, अगर तुम भी गलती करोगे तो अब तुम्हें भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अब राहुल के सामने पिक्चर बड़ा क्लियर हो गया है, उद्देश्य बड़ा क्लियर हो गया है, देश को बचाना है। देखिए, देश वाकई एक इतने गंभीर संकट में पड़ा है, जिसकी हम अलग अलग तरह से बातें करते रहते थे, लेकिन ये जो आर्थिक संकट आया है, इसमें अगर डूब गया तो फिर कुछ नहीं बचने वाला। ये मध्यम वर्ग जो इतनी बातें करता है, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। अगर एक आध बड़ा बैंक कोलैप्स हो गया, 1 महीने की तनख्वाह रुक गई, कुछ भी हो सकता है, तनख्वाहें कम कर दी, कुछ भी हो सकता है। स्थिति, आर्थिक स्थिति देश की बहुत गंभीर होती चली जा रही है। और राहुल को मालूम है, राहुल कह रहे हैं कि जिस तूफान की मैंने चेतावनी दी थी, वो तूफान तुम्हारे सर पे मंडरा रहा है, तूफान आ चुका है। तो 1 साल की जो राहुल बात करते हैं राहुल जी, को मालूम है कि ये देश जो है, ये मध्यम वर्ग जो है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। गरीब ने तो कर लिया, 5 किलो अनाज पे गुजर कर लिया अपनी, लेकिन मध्यम वर्ग नहीं कर पाएगा। उसके बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है नीट में, CBSE में, वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो है राहुल गांधी कहते हैं कि 1 साल में मोदी जी आपके जाने का समय आ गया है, और इसीलिए ये लोग राहुल के पीछे पड़े हुए। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, आपका कमेंट, और जल्दी से वो उस पॉडकास्ट को भी देखना है जिसमें SIR से लेकर तमाम, और SIR की उन बारीक पहलुओं को भी वहाँ छूने की कोशिश की गई है। तो इसके तुरंत बाद अभिषेक सिंघवी जी के साथ चर्चा ज़रूर देखिए, और उसमें बहुत कुछ, और जो कांग्रेस की चर्चा हम कर रहे हैं उस पर भी। लेकिन प्रशांत जी, बहुत संक्षेप में 2-3 बातें कहूँगा केवल जी, और वो SIR से संबंधित ही है, क्योंकि हम अगला पॉडकास्ट भी देखने जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के पास 6 महीने हैं नैरेटिव सेट करने के लिए, नई रणनीति बनाने के लिए, मासेस के में कैसे जाएं, कम्युनिकेशन क्या हो, ये 6 महीने इनके पास है। इस 6 महीने में ही तय होना है कि 2029 का ऊंट किस कर पर बैठेगा। अब 2-3 चीजें बहुत साफ है। SIR हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपनी मोहर लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट ने युवाओं को भी उद्वेलित कर दिया है, उकसा दिया है, कॉकरोच कह के। दोनों बातें हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के प्रति जो एक लिहाज था नागरिकों में, वो लिहाज कॉकरोच कांड से खत्म हो गया। एक पावर है, शक्ति है उनके पास, कानूनी बड़ी अथॉरिटी है, वो कुछ भी कर सकती है, मुझको जेल भेज सकती है, लेकिन
उनकी मॉरल अथॉरिटी तो चैलेंज हो गई। देश के युवा ने वो लिहाज छोड़ दिया जो लिहाज सुप्रीम कोर्ट का हुआ करता था। तो चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट जैसा है वैसे रहते हुए, मीडिया, इन सब को देखते हुए अब कांग्रेस पार्टी को नई रणनीति बनानी है कि 2029 के लिए लड़ाई कैसे लड़ी जाए। ये 6 महीने है जो कि पीस टाइम है, यहाँ तो चुनाव कोई नहीं है अभी, और आर्थिक स्थितियां बहुत खराब होने जा रही हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत फिर बढ़ेगी। केवल एक हेडलाइन मैनेजमेंट का इंतजार है, जिस दिन वो मिल गया उस दिन आप देखिएगा पेट्रोल कीमत बढ़ जाएगी। तो जिस भी दिन हेडलाइन मैनेजमेंट हो गया, ट्रंप ने कुछ कर दिया, ईरान में कुछ हो गया, कहीं और कुछ हो गया, उस दिन पेट्रोल डीजल की कीमत जो है नीचे से बढ़ जाएगी। तो पेट्रोल डीजल की कीमत और बढ़नी है, आर्थिक स्थितियाँ खराब हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, एफडीआई में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो जीरो ग्रोथ है। ये स्थितियाँ बहुत खराब है। मतलब पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली मोदी जी इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में हैं। जब उनके ही पुराने इकोनॉमिक एडवाइजर्स उनकी नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बड़ी खराब बात और क्या होगी। तो अब ये समय है कि कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से अगले 6 महीने का उपयोग कैसे करें और इंडिया गठबंधन को किस तरीके से नए रूप में बंगाल के चुनाव के बाद, तमिलनाडु के चुनाव के बाद नए सिरे से कैसे उसको वापस लाना है, ये सोचना होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। धनंजय जी, एक छोटा सा एसआईआर का कितना असर पॉलिटिक्स पे आने वाले समय में पड़ने जा रहा है? एक छोटा सा कमेंट, बस 1 मिनट। देखिए, एसआईआर करके उन्होंने न केवल आम आदमी को वोट देने से रोका, बल्कि संविधान के साथ भी अन्याय किया। जिस संविधान की वजह से चुनाव आयोग है, जिस संविधान की वजह से सरकारें हैं, उस संविधान को अगर आप धोखा दे रहे हैं तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और इस दुर्भाग्य में महादुर्भाग्य ये है कि जिसको संविधान का कस्टोडियन बताया जाता रहा, उसने भी उसके साथ उससे भी बुरा बर्ताव किया और आप बीजेपी के नैरेटिव को मजबूत किया। अब क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर को सही करार दे दिया, यानी नाम कटा जिनका वो सही है। तो जो कॉकरोच वाला प्रकरण है तो वो अपनी जगह है, लेकिन उससे ज़्यादा भयानक, और ये जब तक लोकतंत्र रहेगा इस देश में, दुनिया में, सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट याद किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये कोई मामूली घटना नहीं है और इतिहास इसको याद रखेगा कि कोई ऐसी व्यवस्था देश में आई, ऐसी सरकार देश में आई, ऐसे जजेस देश में आए जिसने सबको रद्द कर दिया, सबको, जिसकी वजह से वो बना। सीजीआई किसकी वजह से बने हुए? संविधान की वजह से। उसी संविधान को, हमारे कहावत है गाँव में, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, वही किया इन लोगों ने। जी। एसआईआर में आखिर हुआ क्या, और एसआईआर पर जो दलीलें पेश की गई उससे अलग रिजल्ट क्यों आया, फैसला क्यों आया? अभिषेक सिंह भी इस केस को लड़ रहे थे, उनके अलावा और भी थे वकील, बहुत सारे वकील थे। वृंदा ग्रोवर भी थी और शंकर नारायण भी थे, सादान फरासत भी थे, वहाँ पे प्रशांत भूषण भी थे और कपिल सिब्बल भी। तमाम बहुत वकीलों की दलीलें जो हैं वो खारिज करते हुए यहाँ अपना दूसरा फैसला जो आया है वो आखिर ऐसा आया क्यों है और इसकी इसका क्या असर पड़ने जा रहा है इस देश की सियासत पर, देश की आम जनता पे, और क्या इस फैसले के खिलाफ बड़ी बेंच में चुनौतियां पेश की जाएंगी, याचिकाएं दाखिल होंगी? इन तमाम सवालों का जवाब आप अभी ठीक इस कार्यक्रम के बाद सुनिए अभिषेक सिंह जी के साथ में, और उसमें कर्नाटक को लेकर भी बात है, बात नीट और राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी को लेकर भी है।